पहले मैं आपका तारुफ करवा दूँ, महमूद आलम सिद्दीकी साहब एक बहुत अच्छे मुसन्निफ भी हैं और आपके तराजिम जिसका आप जिक्र सुनेंगे वो भी काफ़ी आ चुके हैं। तहकीक का भी काम काफ़ी करते रहते हैं और 80 साल की उम्र भी माशाल्लाह बड़े तहकीक में मसरूफ़ रहते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जमात के लिए मैंने सिर्फ तारीख प्रोजेक्ट में जी मुझे जहद मुसलसल अटैच हुआ था। पहले में तारीख प्रोजेक्ट था ये पूरा, जी इसमें हुआ। उसके बाद भी जामा वो शोबा तसनीफ़ व तालीफ तर्जुमा बना, जी उसका मुझे इंचार्ज बनाया। तो फिर हमने किताबचे भी लिखे, जमात तराजिम भी काफ़ी किए। महबूब साहब अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो आजकल जो मौलाना मौदूदी के हवाले से जो लाइब्रेरी है वो तो माशाल्लाह उसको आप ही चला रहे हैं ना? हैं? उसको आप चला रहे हैं गल में? जी जी लेकिन मैं समझता हूँ कि जमात के हवाले से आपका जो काम था वो जहद मुसलसल जहद मुसलसल जहद मुसलसल ये एक मतलब ये कई सालों पे मुहित थे इसकी मेहनत हमारे। ये आपकी पूरी तदवीन थी सारी आपने में से की। और अब उसके बाद अब दूसरे अमीर का भी मुकम्मल हो गया, जिस पे मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद का दौर है हमारा था 15 साल। ना पूछें जमात के हाल वो नहीं जो पहले थे। पहले ये होता था अमीर जमात भी जसारत और रिसाले जमात के ख़रीद के पढ़ते थे, और अब सूरत हाल ये है कि सबको इजाज़ी जाते हैं। क्यों? बस हाल ने कि अगर सिर्फ जमात के रुकन ही जसारत ख़रीदने लगे ना तो जमात इससे खसारा ख़त्म हो जाए। लेकिन नहीं, नेट पे पढ़ते हैं या वो जा रहे हैं। वो मैंने कहा ना, वो मौलाना मौदूदी भी जब जाते हुए गए थे तो वो 2 महीने का एडवांस जसारत तो उसके पैसे दे के गए थे। और अब ये हाल है कि इन सबको फ्री। उस ज़माने में मौलाना मौदूदी और जमात के अरकान अपने ख़र्चे से आते जाते थे। अब हवाई जहाज़ से आना जाना ये इनका रोज़ का मामूल हो गया, उमरा का और शूरा के लोगों का। जमात के फ़ंड ज़्यादातर इन्हीं पे खर्च हो रहा है। अलखिदमत का फ़ंड बेवाओं और पे इतना खर्च नहीं हो रहा जितना इन पे खर्च हो रहा है, 75%। अब देखिए पूरा इन्होंने अलखिदमत पूरा एयर कंडीशन करा दिया अपने दफ्तर, समझे यार। और तनख्वाहें आपने अपनी जो रखी हैं एक से एक रखी हैं, तो वो बड़ा एम्बैरेसिंग चीज़ है कि आप क्या खिदमत करेंगे। जब के ज़माने तक आपके ख्याल में जितने लोग तहरीकी लिटरेचर लिखते थे क्या अब इतने लोग पढ़ते भी होंगे? उस ज़माने में पढ़ते थे, अब तो वही मैंने कहा, अब तो है ही नहीं, पढ़ने का ज़ौक़ ही ख़त्म हो गया। हल तक मैं आपसे कहना कि कहतो रिजाल है जमात में भी। जी जमात में एक बहुत बड़ा ये आया कि जैसे हमारा माशरा है ना, तो जमात भी उसी माशरे का एक हिस्सा बने। तो वो लोग तहारत और ये इस्लाम नाफिज करने वाले लोग अब नहीं रहे हैं। ये इज्जत जो लोग हैं वो सब तनख्वाह लेने वाले और जमात को लूट के खाने वाले हैं। जी, तो ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि जमात का जो इतना बड़ा माशाल्लाह नेटवर्क है कारकुनान का, बड़े अभी भी बहुत मुखलिस कारकुनान हैं और खुसूसन ख्वातीन के अंदर कोई थे, अब नहीं है, अब कम हो गए हैं। ख्वातीन, हाँ, ख्वातीन का जो हमारा विंग है ना वो बेशक बड़े मुखलिस ख्वातीन है और कामयाब है, लेकिन ये मर्दों का जो वो है वो चीज़ ख़त्म हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप महमूद आलम सिद्दीकी साहब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज आपसे इंशाल्लाह सुनेंगे कोई 80 साल की ज़िंदगी का अफसाना, और जो रोहतक शुरू होगा और फिर गुलशन मार पे आके ख़त्म होगा। तो पहले मैं आपका तारुफ करवा दूँ, महमूद आलम सिद्दीकी साहब एक बहुत अच्छे मुसन्निफ भी हैं और आपके तराजिम भी जिसका आप जिक्र सुनेंगे वो भी काफ़ी आ चुके हैं। तहकीक का भी काम काफ़ी करते रहते हैं और 80 साल की उम्र भी माशाल्लाह बड़े तहकीक में मसरूफ़ रहते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं। अच्छा, तो मैं वो सब सिलसिला ये होता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि पहले लोगों से उनके आबाओ अजदाद के तज़किरे करें, क्योंकि हम लोग तो उसी से है ना। ये तो नाम ये बता रहा है कि आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक की औलाद से हैं। कोई शजरा वजरा भी है आप लोग के पास? जी हाँ है। अच्छा, कैसे भाई? मासरुल अजदाद का भी है, और एक जो कराची में 1952 में छपा था, मोहम्मद आसिम साहब, वो हमारे वो रिश्ते के फूफा तो बड़े रिसर्च स्कॉलर, उन्होंने छापा था। तीसरा ये मासरुल अजदाद के नाम से एक किताब की शक्ल में पूरा शजरा ये। तो चले, वो तो नकल लेनी पड़ेगी मेरी, ससुराल से देखी है, मैं खुद फारूकी हूँ तो ज़रा बता सकूँगा मैं लोगों, मैं उसके लेके नहीं उसकी मैं आपको दूंगा नकल। उन्होंने
और एक यादगार भी वाक़या हुआ था 47 के अंदर, जी जब हम रोहतक फोर्ट शिफ्ट हो गए थे तो वहाँ फिर हिंदू मुस्लिम फसाद दिल्ली से शुरू हुए। रोहतक तो ये मशरक़ी पंजाब में है ना जी हाँ, तकरीबन? जी हाँ, जी जी रोहतक फोर्ट में थे हम, मतलब वहाँ से शिफ्ट हो गए अच्छा। थे। रोहतक किला जो है निजी शहर था, तो किले में हम महफूज थे, बसें भी थी, मुस्लिम लीग का पूरा इंतज़ाम था हमारी हिफाजत के लिए। तो फिर एक रात को उन्होंने कहा भाई चलना है, गाड़ियाँ जाएंगी यहाँ से। तो हम रवाना हुए बसों में, लेकिन आगे पता चला कि वो खड़े हुए हैं सिख भी और हिंदू भी, तो वो रास्ता बदला। फिर एक इधर रास्ते बदल के एक छोटा सा पुल था, तो उस पुल के नीचे उन्होंने बड़े बड़े गद्दे और तमाम कपड़े और सब लगा दे, और वालिद साहब मरहूम ने मुझे और भाईजान से कहा कि तुम आंखें बंद कर लो, और आंखें बंद करके हम कूदे थे उससे, वरना तो वो नहीं। और फिर दूसरे रास्ते से गए, वरना वो रास्ते में ताक में बैठे हुए थे। अल्लाह ने अच्छा, ये तो सारी आपकी यादाश्त बुजुर्गों से सुनी हुई होगी, उस वक्त तो आप 3 साल के बच्चे नहीं, ये होंगे। तो फिर वालिद साहब से पता हाँ, चला सही था, बात है बाद ये। उस वक्त तो पता ही नहीं था। वैसे रोहतक की आबादी में मुसलमान हिंदुओं की कंपोजिशन कितना था उस वक्त? कहाँ? रोहतक में मुसलमान हिंदू तनासुब वो क्या था? शहर में सारे हिंदू थे तकरीबन 90%, और फोर्ट के अंदर तकरीबन 100% ही मुसलमान थे यहाँ से। हाँ, लेकिन शहर से निकलना हो तो फिर शहर से रास्ता नीचे से गुजर के होता था। तो आपने बताया कि आप सिद्दीकी हैं, जी जी। और यकीनन के बहुत से लोग तो फारूकी और सिद्दीकी हो गए तकसीम हिंद के बाद बॉर्डर क्रॉस करते ही। आप तो शायद हज़रत अबू बकर सिद्दीक की औलाद से हैं। जी हाँ, जी हाँ। हमारे वालिद साहब रोज़ाना सुबह नमाज के बाद वो पूरा शजर नसब ज़बानी याद था, वो हज़रत अब्दुर्रहमान से लेके यहाँ तक, हमारे जद्द अमजद तक। अच्छा, हज़रत अब्दुर्रहमान जो थे पढ़ते अबू बकर थे। सिद्दीक साहब के, हैं? हज़रत अब्दुर्रहमान साहब जो थे जी, बड़े साहबजादे थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक। ठीक है, बड़े साहबजादे थे। सबसे बड़े साहबजादे थे। और ये उनसे छोटे जो थे ना, वो थे जिन्होंने हज़रत उस्मान की जो शहादत में मुलव्वस थे ना, छोटे भाई थे वो। जी 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 जी। हाँ। तो चलें, ये तो बहुत लंबी तारीख हो जाएगी। जी हाँ, मैं जी। चाहूँगा कि उसको ज़रा शॉर्टकट करें, जी, क्योंकि जी। असल तो आपसे बातें करनी है। लेकिन आपके ख़ानदान में आपके एक बुज़ुर्ग थे रमज़ान साहब, वो शहीद शाह हुए थे। रमज़ान शहीद, हाँ, किस सन में शहीद हुए शाह थे? इस्माइल शहीद उनके भाई थे, शाह रमज़ान शहीद। ये दोनों बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, और ये फ़ारसी में इनके दीवान हैं पूरे। अच्छा, हाँ, वो उन्होंने आपको उसका फारसी आती है? वो है कम, बहुत कम मुझे समझ लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, लेकिन अच्छा, तो ये साहिब दीवान शायर थे शाह इस्माइल, और दीवान शायर थे। उन्होंने उसका पूरा कलाम इसमें दिया है, मासरुल अरजात जो किताब है ना, जी 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 जी। इसमें है। तो उसमें इनकी तारुफ भी दिए उन्होंने हमारे ख़ानदान के अहम लोगों के। जी। समझे? तो इनकी शहादत क्या अंग्रेज़ों के साथ उससे हुई? नहीं नहीं नहीं, हाँ। ये शहादत हुई है बोरियों को, वो उन्होंने काफ़ी मुसलमान बनाया है, हिंदुओं को भी, सिखों को भी, बोरियों को भी। तो बोरी उनकी जान के दुश्मन हो गए थे, तो वो एक वहाँ ठहरे थे झज्जर में। झज्जर का वाक़या है शायद, झज्जर की मस्जिद में क़याम था, तो उस मस्जिद पे फिर इन्होंने हमला कर दिया। उस ज़माने ये बड़े मिलिटेंट होते थे, लेकिन अब काफ़ी, अब तो उसके बाद से तो बहुत ही डोसाइल, बहुत ही वो हम्बल, और अब तो खाली बिजनेस कम्युनिटी रह गई है, वो बिल्कुल ही वो नहीं है। जी हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं कि ये मतलब हमारे होश में ये नहीं है कि बोरी कोई मिलिटेंट होगा। हम तो समझते हैं कि बोरी बहुत ही ज़्यादा ठंडा आदमी, दोस्त बनाने वाला आदमी, कारोबारी है, जैसे कोयटा के पठान। तो रमज़ान साहब जो थे वो आपके जद्द अमजद थे जो शहीद हुए। उन्होंने हज़ारों को मुसलमान किया है, ये उनको क्रेडिट है। हज़ारों लोग। सफ़र आगे बढ़ता है आपके दादा वालिद साहब, जरा इनके बताएं कुछ। वालिद साहब वहाँ तो हिंदुस्तान में तो मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि वो पहले फ़ोटोग्राफ़र थे। बशीर साहब हमारे रिश्तेदार थे, उनका स्टूडियो था, उनके साथ काम करते थे, बहुत फ़ोटो खींची। लेकिन बाद में उन्होंने ये छोड़ दिया था सब काम, इसलिए कि वो गैर इस्लामी उनको आइडिया हो गया, और मजहबी भी थे वो। तो उन्होंने फिर जिल्द साजी सीखी थी, बहुत बेहतरीन जिल्द साज थे वो वालिद साहब। आप जिस ज़माने की बात कर रहे हैं, ज़माने में कैमरा बड़ी रेयर चीज़ हुआ करता था, और जिल्द साजी बहुत ही एक बहुत बड़ा फ़न था उस ज़माने में। वो तो किताब साजी के साथ बड़ी शानदार किताबें बल्कि फिर जब पाकिस्तान बन गया तो यहाँ आ गए, तो यहाँ बल्कि इब्तिदा वो यानी दौर इब्तिला था वो बहुत, इसलिए शुरू में हालांकि हमारे साथ एक बड़ी ट्रेजेडी हुई कि अब्बा के जो सगे चचा थे, तो उन मकान जो था ना वहाँ वो उनका था, दादा का,
तो उसमें वालिद साहब भी बराबर के हिस्सेदार थे और चचा भी। लेकिन चचा ने वहाँ मुल्तान में एक तांगा स्टैंड बड़ा मशहूर होता था, उसके अच्छा, आप लोग हिजरत करने के बाद रोहतक से मुल्तान आए थे में पहले, आके सबसे पहले डायरेक्ट। मुल्तान, जी तो हाँ। मुल्तान में तांगा स्टैंड के पास छावनी में जी। पूरा मकान उन्होंने उसके बदले ले लिया था। लेकिन हम जब आए तो यहीं ठहरे थे, लेकिन उन्होंने हमें ज़्यादा ठहरने नहीं दिया कि कहीं ये कब्जा ना कर लें। फिर गुजर खड्डे में हमें एक मकान किराए पे लेके दिया था। तो वक्त के वहाँ साथ चीजें निकल जाती हैं, आदमी कितने दिन सब चीजों में रह सकता है। जाहिर है उनको पता था कि उनके भाई का भी हाँ बिल्कुल हिस्सा था, भाई का, बहन का, सबका हिस्सा था उसमें। पर उनका वालिद साहब का कराची में आके, हाँ, हमारे एक हरियाणा ट्रांसपोर्ट थी मुल्तान में, जो सारे रांगड़ बहुत हमारे वो थे मोतक़िद वालिद साहब के भी, सबके पूरे ख़ानदान के। तो रांगड़ जो थे ना, उन्होंने काफ़ी मतलब ये साथ दिया। तो उनकी हरियाणा ट्रांसपोर्ट उन्हीं की बहुत बड़ी थी, मुल्तान में भी थी, वहाँ भी। तो उसमें फिर वालिद साहब, क्योंकि वालिद साहब बही खाता बहुत अच्छा जानते थे। अच्छा, उस ज़माने का बही खाता, अकाउंटिंग, हाँ। जी हाँ जी। तो उनके यहाँ काम करता। फिर वो कराची की धुन थी तो कराची आ गए यहाँ। तो पहले आप लोग मुल्तान में आए और मुल्तान के बाद फिर कराची आए। कराची किस सन में पहुंचे आप? कराची हम पहुंचे हैं नाजिमाबाद में। उस ज़माने में ये महाजिन के क्वार्टर बने हुए थे पापोश में, महाजिन नाजिमाबाद से। मैं भी पापोशिया हूँ। हाँ, तो वहाँ हम ठहरे। वहाँ हमारे एक अजीज का मकान था। ये 1953, हाँ 53 की बात तो है। बिल्कुल उस वक्त मतलब सही मानने में बहुत 53 की बात है। बहुत छोटे छोटे 120 गज के प्लॉट अलाट हुए थे, एक कमरे साथ। वालिद साहब हमें जब लेने आए थे स्टेशन पे, तो हम वो बग्गी क्या विक्टोरिया में आए थे, और वो फिर नाजिबाद में शिफ्ट हो गए। और वहीं से फिर फौरी तौर पे हमारा वस्तानिया स्कूल में, जो नाजिबाद। अच्छा, आप वस्तानिया तो बड़ा मशहूर स्कूल है। हाँ, वही स्कूल था उस जमाने पूरे नाजिबाद में। और लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते थे। अच्छा, मतलब आपने प्राइमरी से कोई एजुकेशन मदद लेनी शुरू की? प्राइमरी वहाँ थी, लेकिन वहाँ नहीं थी। मुल्तान में हमारी कोई एजुकेशन नहीं थी, यहाँ थी। और उसके बाद बस हमें कुछ मुश्किलात तो हुई। पंजाब का जोग्राफिया अलग था, यहाँ का सिंध का। लेकिन यह है कि वस्तानिया के बाद फिर हमारा स्कूल नाजिमाबाद में ब्लॉक 4 में हमारा अलग कैंपस बन गया था, नाजिमाबाद ब्लॉक 4 के अंदर वस्तानिया का। तो फिर हम वहाँ शिफ्ट हो गए। मैट्रिक हमने 1959 में किया था मैंने। उस जमाने का पापोश नगर, उस जमाने का 4 नंबर नाजिमाबाद, कुछ यादें हैं? मैट्रिक किया था। हाँ, कुछ यादें हैं उस दौर के पापोश नगर की, नाजिमाबाद की, 59 वगैरह की? वहाँ की भी है, बल्कि मुल्तान की एक बड़ी अच्छी यादगार है कि हम वहाँ एक कंपनी बाग था छावनी में। अच्छा। तो हम पढ़ते थे स्कूल में, वो गवर्नमेंट का स्कूल था। हाँ। और वो हमारे एक वो थे खुदा बख्श साहब, एक हमारे टीचर थे, सफ़ेद बुर्रा कपड़े पे रोज़ाना पहन के आते थे। इंतहाई सियाह रंग था, लेकिन बेहतरीन टीचर थे वो। अच्छा। तो एक प्रोग्राम, एक बूटा लड़का रहता था वहीं पंजाबी, वो हमारा मोहल्ले का था। कहने लगे किसी दिन हम कंपनी बाग चलेंगे, वहाँ फल भी बहुत होते हैं और आप चलिएगा। तो हमने कहा हम कैसे जाएँ, हम तो स्कूल जाते हैं। कहने लगे छुट्टी कर लेना। तो फिर तरकीब हमने ये की कि आधी छुट्टी में जो हाफ टाइम होता था, उसमें ये पाबंदी होती थी कि बस से वहीं छोड़ के जाना पड़ता था। सही पाबंदी थी। हाँ। और जो सबसे आखिर में इमला पूरी करता था, उसको चटाइयाँ लपेटनी पड़ती थी। अच्छा। तो हुआ ये कि फिर क्या किया जाए, तो हल ये हुआ कि भाईजान मेरे टीचर के पास गए कि वो उनके पेट में दर्द हो रहा है, आप उनका बस्ता दे दें, वो नहीं आ सकेंगे। अच्छा। इंटरवल के। और मैं उनके पास जाता था। पेट में दर्द था, कंपनी बाग के फल मैं उनके पास जाता था। लेकिन कुछ दिनों तक तो ये चक्कर चला, हम कंपनी बाग भी गए, फल वल भी खाए ले। लेकिन कुछ अरसे बाद फिर जाने का प्रोग्राम हुआ। तो किस्मत हमारी ऐसी थी कि ये बस्ता लेने गए भाईजान, हम मेरा। तो कहने हैं अभी तो तुम्हारा भाई वो लेने गया था, मेरे ऑफिस से दोनों खड़े हुए थे, बीच में बातें कर रहे थे। टीचर, उनका टीचर भी हमारे। तो वो सिलसिला फिर रुक गया, पकड़े गए। अच्छा, इस जमाने में मैं ख्याल है कई शहरों में कंपनी बाग नाम के बाग हुआ करते थे। हाँ, ये कंपनी बाग था, छावनी में था ये, छावनी। और शायद मेरे ख्याल इसका तो वो होगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिस जमाने में आई थी, शायद उस ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने से
हाँ। जहाँ जहाँ छावनी थी वहाँ जो बाग बनाए गए, हाँ। तो मेरे ख्याल उस हवाले से वो कमरी बाग कहा गया। आप पहुंचे मुल्तान से कराची पहुंचे, और यहाँ पापोश के क्वार्टर तो अलग थे, इधर नाजिमाबाद के औरंगाबाद के अलग थे, हम औरंगाबाद में थे। औरंगाबाद में ट्रांसपोर्ट वगैरह तो कोई थी नहीं इस दौर में, हैं? ट्रांसपोर्ट वगैरह तो हाँ, कोई थी नहीं। हम पैदल जाते थे नाजिबाद नंबर 4 तक, बिल्कुल खुला इलाका था, ना कोठियाँ ना मकान बने थे। फिर रफ्ता रफ्ता फिर उसके बाद ये हुआ कि हम वहाँ से शिफ्ट हुए फेडरल कैपिटल एरिया में। तो भाईजान जो थे ना वो गवर्नमेंट के मुलाजिम हो गए थे मैट्रिक के बाद, तो उनको क्वार्टर मिल गया। अच्छा, मैं भी आपको एक अपनी याद शेयर कर लूँ। हाँ मेरे वालिद मरहूम बताते थे कि जब ये पापोश नगर में प्लॉट वगैरह बने, हाँ, हाँ। और बड़ा एक मशहूर हुआ कि भी यहाँ पे आबादी आ रही है, जी, जी। तो एक इतवार के दिन मेरे वालिद साहब, मेरे एक आध मामू और उनके दो साहबाब वो निकले, तो मालूम हुआ कि तिनहट्टी का जो ब्रिज था, जो यहाँ से लसबिला जो ब्रिज था, उसके आगे तो कोई आबादी थी नहीं, तो वहां से फिर वो पैदल चले। तो बता रहे थे कि जब हम चलने शुरू हुए 10-11 बजे करीब, तो इतने बड़े बड़े रेत के टीले थे कि हम वहां पे रास्ता भटक गए, और रास्ता भटकने के बाद हमें कुछ समझना में आया किधर। तो असर के बाद बड़ी मुश्किल से कहीं दूर रोशनियां से नजर आई उनको, तो वो रोशनियों को देख के उसके ताक़ुब में गया कि भाई क्या हो रहा है। तो देखा कि वहां कोई मकान बन रहे थे थोड़े से, और मजदूर बैठे थे। तो कहने हमने जाके इनसे पूछा क्या नाज़िमाबाद यही है? कहने नहीं, ये लालू खेत के क्वार्टर बने ना, सब पीछे छोड़ा है। तो एक दौर ऐसा भी था कराची का। असल में ये हुआ था कि ये फेडरल कैपिटल एरिया जो बना था ना, क्योंकि यहाँ दारुल हुकूमत कराची था, तो उस वक्त ये लियाकत अली के दौर में ये फेडरल कैपिटल एरिया यहाँ वफाकी मकान बन रहा था। जी, वो तो बल्कि आपको याद होगा कि उसी दौर में जैसे हमारा जो एफ ब्लॉक वगैरह था, वो एक बनाया गया था एम्बेसी एरिया के 2-2 हज़ार के 4-4 हज़ार के मकान थे ये। अच्छा, फिर एक न्यू कराची को आबाद किया मंसूबा था, जो आज भी न्यू कराची कहलाता है, और ओल्ड कराची से कहीं ज्यादा ओल्ड हो चुका है। और बीच में एक बफर जोन रखा गया था, और वो प्लानिंग बड़ी अच्छी थी कि सेक्रेटेरिएट से गडाप में आने थे, बल्कि गडाप में एक दफा मैंने वो पत्थर लगे देखा था, लिखा भी हुआ था ये। तो लेकिन बाद में फिर सब चूंकि इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। हम जिस जमाने में मैट्रिक में थे, मुझे याद है उस जमाने में अयूब खान का माशाअल्लाह लगा था। जी 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 जी। तो वो दूध के डब्बे और बटर ऑयल और पता नहीं क्या का फ्री में अमेरिका से बहुत आए थे, सबको स्कूलों में भी डिस्ट्रीब्यूट हुए थे हमारे, मुझे याद है। तो 59 में उस ज़माने में हमें तो पता नहीं था, मेरी उम्र मेरे ख्याल में उस वक्त 16 साल, हाँ शायद 16 साल, क्योंकि ये याद नहीं, 59 में मैट्रिक किया था मैंने, समझा। और फिर एक और ट्रेजेडी हमारे साथ ये हुआ कि मेरे 2-3 साल छोड़नी पड़ी मुझे, मैंने एजुकेशन मिस करनी पड़ी। उसकी वजह ये थी कि मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन था, और मेरा एडमिशन वहाँ नहीं हो सका जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज नाजिमाबाद में, इसलिए कि फीस एक दिन डिले हो गई थी बस। अच्छा। उस ज़माने में माली हालत बहुत तंग अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि 59 में आपने माशाल्लाह मैट्रिक किया, तो आपके अयूब खान के माशाल्लाह से जो यादें वाबस्ता हैं, वो अमेरिकन एड में मिलने वाले दूध के डब्बों से हैं, या कुछ माशाल्लाह के भी थोड़ा सा इब्तदाई दौर आपके ज़हन में? नहीं, हाँ, उस ज़माने में ये देखा था हमने, तमाम सफाइयाँ हो गई, गोश्त वालों के यहाँ जालियाँ लग गई, सब्ज़ी तरकारी, यानी हर जगह सफाई और सफाई। और उसका जो माल था ना, स्मगलिंग का माल सड़कों पे बिकने लगा। उस ज़माने में कासिम भट्टी एक बहुत बड़े वो थे स्मगलर, तो वो कितने गिरफ्तार हुए, और सदर के में घड़ियाँ बड़ी बड़ी ये सब सड़कों पे आके माल बिकने लगा था, इतना सस्ता हो गया था। तो चले, मैं ख्याल है पहली किस्त को हम इसी पे ख़त्म करते हैं कि जब कोई चीज़ नई नई आती है उसकी बड़ी हैबत होती है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन कद्र खो देता है रोज रोज का आना और जाना। उसके बाद जितने मार्शाल्लाह लगते चले गए, मार्शाल्लाह की तो सब ज़बानें धाक थी, और उन्होंने काम भी शुरू में बड़ा अच्छा किया था। जी, चलें इसको फिर यहीं पे रोकें इंशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? महमूद आलम साहब। दूसरी किस्त, पहली किस्त में तो आपने लाके छोड़ा रोहतक से कराची के मार्शल्ला तक। अब बताइए कि वहाँ से आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? ये हुआ है कि मैट्रिक मैंने कर लिया था, और फर्स्ट ईयर में एडमिशन वहाँ होना था गवर्नमेंट कॉलेज नाजिमाबाद में। अच्छा। लेकिन फ़ीस का मसला था, वो 1-2 दिन लेट हो गई, तो वहाँ नहीं हो सका। तो फिर जिना कॉलेज में एडमिशन हुआ मेरा। अच्छा। वो प्राइवेट था।
अच्छा, वहाँ एक मसला ये था, हमारा संडे को मैच होता था हाँ। और वहाँ जुमे को छुट्टी होती थी, अच्छा। संडे को नहीं होती, संडे को प्रैक्टिकल होते थे। हाँ। तो वो मेरे के संडे छूटने लगे, प्रैक्टिकल छूटने लगा, तो वो पूरा मेरा 2 साल यूँ ज़ाया हो गए। तो इसलिए कि मैं मैच नहीं छोड़ सकता था। ज़ाया हो गए से क्या मुराद, आपने कोई ज़ाहिर से जान यूँ हो गया कि वो क्रिकेट का इतना शौक था कि क्रिकेट की टीम भी थी, उसका मैं इंटर कैप्टन। किया कि नहीं किया, ये हैं? बताइए, इंटर वहाँ से किया या बाद में किया? इंटर बाद में किया, वही तो बता रहा हूँ। अच्छा। हुआ ये कि 3 साल शायद छूट गए थे मेरे। हाँ, उसके बाद फिर जॉब कर ली। और जो छूटे थे आपके, उसमें आप इंटर साइंस से कि इंटर आर्ट्स से? नहीं, मैं एडमिशन मुझे साइंस ही में लेना था, क्योंकि मैंने मैट्रिक साइंस से किया था। लेकिन अब जब छूट गया उसके बाद, तो जब इवनिंग क्लासेस शुरू की गवर्नमेंट ने यहाँ, जब मैंने दोबारा सुबह जॉब कर रहा था, शाम को नेशनल कॉलेज इससे में। पहले भी एक आध बुजुर्गों से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने इंटरव्यू बताया कि इंटर साइंस में वो फेल हो गए थे, और मैंने कहा मुझे बड़ा हौसला हुआ क्योंकि मैं भी इंटर साइंस में फेल हो गया था। तो आप भी तस्दीक कर दी कि नहीं, मैं फेल नहीं हुआ अल्लाह के शुक्र से कहीं भी, लेकिन छूट छड़ाकू गया। तो कह सकते हैं, हैं? छोड़ के भाग गए थे। हैं? इंटर साइंस में छड़ाकू तो कह सकते हैं ना आपको। तो इंटर साइंस मैं सिर्फ मैट्रिक साइंस के साथ किया था, उसमें मेरी मैथ में और मैथमेटिक्स में, हाँ, और ऑप्शनल मैथ में, और जो कंपलसरी मैथ, दोनों में डिस्टिंक्शन थी मेरी। तो लेकिन जो मैं जहाँ पे लेके आ रहा था हाँ। कि जहाँ तक इंटर साइंस का ताल्लुक है, हाँ, आप छोड़ के भाग गए उसको। हाँ। नहीं, मुझे फिर नौकरी शुरू कर दी इंटरेस्ट तो आपने। था, लेकिन वो कॉलेज की वजह से कि प्रैक्टिकली संडे को होते थे सारे वहाँ, हमारे फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी, तो वो कोई रिग्रेट है इंटर साइंस ना करने का? कोई रिग्रेट हुआ आपको बाद में कभी? सोचा तो होगा कोई इंजीनियर बनने का, नहीं, फौजी बनने का, बिल्कुल जहन में था मेरा। मेरा नॉन मेडिकल ग्रुप का मेरा वो था, मैं इंजीनियर बनने चाहता का था, ख्वाब मेरा था। था। लेकिन जब एडमिशन नहीं मिला तो वो शौक मर गया। और जिना कॉलेज उस ज़माने में ये रियाजुद्दीन साहब ने बनाया था, जी हाँ, जी लेकिन हाँ। वो इतना कोई म्यारी कॉलेज नहीं था। सही है। बल्कि ये हुआ कि मेरा स्कॉलरशिप आया था, तो वो मेरे से रियाजुद्दीन साहब ने बुलाया कि भाई इसमें जमात को क्या, हमारे कॉलेज को क्या डोनेशन। मैंने कहा जी इतना सा है, मैं तो फीसें दूंगा और घर में दोगो ही कुछ। तो वो मुझे मिले ही नहीं वजीफ़ा। अच्छा। खा गए। अच्छा, वजीफा दिया किसने था? वजीफ़ा उस ज़माने में ये इस लिहाज से बहुत था कि 900 कुछ रुपए थे वो, उस ज़माने के 900 के। दे कौन रहा था? ये गवर्नमेंट की तरफ से था। अच्छा। जो होते हैं ना, जो स्टूडेंट अच्छे होते हैं मैट्रिक, उनको हाँ, देते हैं हाँ, स्कॉलरशिप। तो 70 या 80 थे, उनमें मैं भी शामिल था। चले, ये भी एक जिंदगी का रुख देख बस लिया। ये जिंदगी के ये चीज़ होते हैं बस। तो आपने फिर बीए कहाँ से किया? बीए फिर मैंने, ये हुआ 73 में, जब इवनिंग क्लासेस शुरू हुई, गवर्नमेंट ने इजाज़त दी, तो नेशनल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। तो फिर वो मजबूरन आर्ट्स में करना पड़ा। सन कौन सा था? सन 1963। 1963 नेशनल हाँ, कॉलेज। और 59 में मैट्रिक किया था मेरे। कितने साल बाद फिर नौकरी की मैंने। मेरा ख्याल है कि 1963 में नेशनल कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन के तो काफ़ी, हैं? स्टूडेंट यूनियन वगैरह का तो रहता होगा, एनएसएफ वाले। और नहीं, उस ज़माने में हमारे जो थे ना, वो जो तमाम कॉलेजों के वो होते थे, उसमें नेशनल कॉलेज में बड़े मशहूर स्टूडेंट मतलब ये गुजरे हैं। ये एजाज शफी गिलानी, उनके बड़े भाई, सब। क्या उस जमाने में यूनियन के इलेक्शन होते थे वहाँ पे? यूनियन के यूनियन इलेक्शन थे? थी उस ज़माने में, ये तो कर रहा हूँ। और ये भी कोई एजुकेशन थी हमारी, इवनिंग में भी और मॉर्निंग में भी कोई। और नेशनल कॉलेज हसन आदिल साहब ने टाइम किया था ये, समझे। उस वक्त बड़े अच्छे अच्छे टीचर हमारे थे। हसन आदिल साहब प्रिंसिपल थे, हसन काजमी साहब वाइस प्रिंसिपल थे। अच्छा, वो मशहूर मियाँ बीवी थे, वो तारीख़ के बड़े अच्छे प्रोफेसर थे हमारे। शफ़क़त आज़मी साहब उर्दू के थे हमारे। और ये इनके ज़ोहैर अकरम नदीम के वालिद साहब बड़े मशहूर वो थे, वो हमें उर्दू पढ़ाते थे। बाद में वो मतलब अच्छा दौर देखा आपने। और ज़माने में सियासी शऊर भी था लड़कों बड़े के अच्छे अंदर। लोग थे, बड़े अच्छे टीचर्स थे। अच्छा, उसी कॉलेज ही में रहते हुए हुर्रियत ने एक मुकाबला कराया था, कुल पाकिस्तान बेहतरीन शायर, सन 64 का बेहतरीन शायर, बेहतरीन मुसव्विर, बेहतरीन नसर निगार और बेहतरीन फोटोग्राफर, 4। हुर्रियत का स्टूडेंट सफ़ा उस ज़माने में बहुत उम्दा अखबार बहुत था, उम्दा था। के ज़माने में। अच्छा, और ये निसार अहमद ज़ुबैरी साहब उसके इंचार्ज थे। जी 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 जी। और वो मरहूम क्या नाम है,
हुर्रियत के जो मालिक थे फ़ख्र मातरी साहब, वो बड़े इनोवेटिव आदमी थे, बड़े ज़बरदस्त। वो उन्होंने अलग अलग सबके स्टूडेंट पेज उन्होंने निकाला, ख़वातीन का पेज उन्होंने निकाला, ये इख्तिरा की। तो जंग वालों ने क्या किया, एक एक करके सब तोड़े उनके लोग। बड़े वो जो मुकाबला हुआ था जिसमें 4 थे, उसमें कोई इनाम जीता आपने? हैं? हाँ, मैं उस ज़माने में ये तो ये बताइए ना। पाकिस्तानी तलबा नज़्म उन्होंने उन्वान दिया था नज़्म का, पाकिस्तानी तलबा। अच्छा। तो उसमें मेरी नज़्म फर्स्ट आई थी पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, तो उसका मुझे बेहतरीन तालिब शायर सन 64 का वो अवार्ड मेरे पास अभी तक है। सन 64 का बेहतरीन शायर डिक्लेयर किया था, तालिब शायर बेहतरीन। तो पाकिस्तानी तलबा पे मेरी नज़्म बहुत पसंद की गई थी। उसके मैं आप कहें तो कुछ मिसरे याद हैं। हाँ, अगर याद हो बिल्कुल। अपनी तख्लीक की हुर्मत को बचाने के लिए, अपनी तख्लीक की हुर्मत को बचाने के लिए, खित्ता पाक की अज़मत को खित्ता पाक की अज़मत को बढ़ाने के लिए, मुल्क व मिल्लत के लिए, शान मोहब्बत के लिए इस नए मुल्क की बागों को संभाला हमने, फूल तो फूल थे कांटों को भी पाला हमने। वाह 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 वाह। नए कर्ब का आलम था यहाँ, भूख थी फाका था गुर्बत थी जहालत थी यहाँ, जामा कॉलेज स्कूल मदरसे महदूद, रखना माहौल में दुश्वार था अपना ही वजूद। ऐसी इतनी हिम्मत में वक्त के आने के लिए निकले हम हिम्मत जो, पूरा ज़बान याद नहीं, नज़्म तभी निकले हम हिम्मत ज़रूरत से याद करने। आखिर का ये था, चांद फिर भी अब भी मुसल्लत है हम पे अंग्रेज़ी ज़बान, अब भी मुसल्लत है यहाँ, अब भी बाकी है यहाँ अहद गुलामी की निशान, हम पे अंग्रेज़ी ज़बान अब भी मुसल्लत है यहाँ, कौम की जहनी ग़ुलामी को मिटाना है हमें, अपने अफलास की कदरों को बढ़ाना है हमें, चांद तारों की तरह माँ की अफशां की तरह जगमगाना है हमें मेरे दरशां। ये पूरी तवील। वाह, बहुत माशाल्लाह। मतलब मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 60 साल पहले आपने नज़्म कही होगी। ये सन 64 1964। हाँ, तो देख लीजिए ना। फिर कॉलेज में मेरे एजाज में पूरे मैंने तो 60 साल तो मैंने सही कहा ना फिर आपसे। हाँ बिल्कुल सही कहा। हमारे कॉलेज में हसनैन काज़मी साहब सब प्रिंसिपल शरीक हुए थे, मुझे ताहिब भी दिए थे। मेरे एजाज में एक पूरी तकरीब उन्होंने कॉलेज में मुनक़िद की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका शौक़ था मुझे उस ज़माने में, बस शायरी का। तो वो लेकिन पहली नज़्म मेरी यही थी। इससे पहले गज़लें तो लिखी थी, इधर उधर देते थे, छपता था, लेकिन नज़्म फिर मुझे नज़्म का ज़्यादा शौक़ हुआ। फिर जब ये जंग में आ गए निसार ज़ुबैर साहब, तो जंग में उन्होंने मेरी काफ़ी नज़में छापी हैं, हुर्रियत में भी छपी, नज़्म में भी छपी। बज़्म अदब का वाइस प्रेसिडेंट हो गया था मैं नेशनल कॉलेज का। चले, मेरी तो आपके साथ जो तारुफ और पहचान है, इसमें इंशाल्लाह आगे बात करूँगा। वो तो ये कि आपके जो नस्र है और जो आपकी किताबें हैं, जो आपके तराजिम है, उसमें तफसील से बात करेंगे भी। अच्छा, मैं सिर्फ जानना ही चाहता कि नेशनल कॉलेज के बाद आपने IBA में दाखिला लिया। हाँ, IBA, जी हाँ। उस ज़माने में उसमें सेमेस्टर सिस्टम था IBA में। पूरे पाकिस्तान से हमारी टीम जाती थी IBA की, और ढाका भी था पाकिस्तान के साथ उस ज़माने। ढाका, लाहौर, पेशावर, कोयटा और कराची, सब जगह से इंटरव्यू होते थे, हज़ारों लड़के बैठते थे, लेकिन टोटल वो कुल 120 को सेलेक्ट करते थे मेरिट पे। हाँ, मेरिट पे। और फिर 120 की 3 क्लासें होती थी, कॉमर्स की अलग, साइंस की अलग और आर्ट्स के स्टूडेंट की अलग। पहले सेमेस्टर में सबके अलग अलग ट्रीटमेंट होता था, दूसरे सेमेस्टर में सब यकजा होते थे। अच्छा, उसमें मेयर बहुत अच्छा था, जो 2 सब्जेक्ट में ड्रॉप हो जाता था, यानी 59% है, अगर 60% पासिंग मार्क्स थे, तो वो ड्रॉप हो जाता था 2 सब्जेक्ट में। अगर एक में है तो वो अगले साल मिल के दे सकते थे। सेमेस्टर सिस्टम था, तो 4 सेमेस्टर होते थे, मतलब ये 2 सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के, 2 सेमेस्टर फाइनल ईयर। सही। तो वहाँ मेरा B ग्रेड आया था टोटली। A ग्रेड तो शादो नादिर किसी का भी नहीं आया था हमारे कॉलेज, क्योंकि 87% 20 सब्जेक्ट्स में लाना एक बहुत बड़ा काम था। तो A ग्रेड मिल रहा है। हाँ, सही बात है। लेकिन B ग्रेड भी 72 से 86 तक होता था, वो भी मुश्किल होता था, लेकिन दिन रात पढ़ते थे। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे वजीफ़ा चूँकि मिलता रहा था, तो ये अल्लाह ने करम किया मेरे पे। तो यूँ आप शायरी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे आ गए। फिर शायरी छोड़ दी उस दौर में। IB में तो हम शायरी क्यों छोड़ी? अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नहीं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। शायरी क्यों छोड़ी? क्या शादी वादी हो गई थी? नहीं, छोटी वसत नहीं थी, शादी तो मेरी बहुत अरसे बाद हुई है। फिर क्यों शायरी छोड़ी आपने? फिर क्यों शायरी छोड़ी?
टाइम ही नहीं मिलता था। ये आप देखिए ना, हम सुबह हमें पिकअप होता था 8 बजे, गाड़ी आ जाती थी IBA की, है ना। अच्छा उसके अच्छा बाद शाम तक हम वहीं होते थे। क्लासों के बाद लाइब्रेरी में बैठ के काम असाइनमेंट करने पड़ते थे। फिर घर के लिए असाइनमेंट अलग होते थे। फिर मार्केटिंग असाइनमेंट IBA का बहुत अच्छा मेयार था। अमेरिकन टीचर भी थे, स्पेंसर ये से, और ये हमारे जो वो थे ना मशहूर, अब तो इंतकाल हो गया उनका, जो डायरेक्टर थे, IA मुख्तार, डॉक्टर IA मुख्तार, और इसमें जलीस फारूकी साहब, और काफ़ी बड़े अच्छे अच्छे टीचर थे हमारे। वो बिल्कुल, यानी ये तक हुआ है, यकीन कीजिएगा तस्नीम फारूकी साहब, कि हम यानी गए, शाम को खाना वाना खाया, उसके बाद बैठ गए असाइनमेंट करने, और फजर हो गई। यानी इतना काम वो देते थे, घर का भी, और पहले बाहर का करना पड़ता था, फील्ड वर्क का कोई काम होता था, फिर ये, तो वैसे ही उठ के हम जाते थे। तो हमें टाइम नहीं मिलता था किसी, खेल तक का ख़त्म हो गए थे, खेल भी मेरा सब ख़त्म हो गया था। मतलब उसने बहुत अच्छी तरीके से उस ज़माने में रगड़ा देते थे और पॉलिश करते बहुत थे, बहुत पढ़ाते ताकि थे, जब वो बड़ी आदमी मेहनत निकले इदारे से देते थे, तो और ग्रेड भी देते थे। मेरी तस्वीर वहाँ, उनका जो प्रोस्पेक्टस होता ना, उस पर इम्प्रॉम्प्टू स्पीच का एक मुकाबला हुआ था, यानी फिलबदी इंग्लिश में। तो वो मेरी बहुत पसंद की थी, मुझे नंबर ही हुआ था वो मेरा। उन्होंने बैक, अपनी जो प्रोस्पेक्टस से बैक में मेरी तस्वीर खींची थी उसके साथ, जो अच्छा हमारा लेक्चर हुआ माशाल्लाह। था। हाँ। तो IBA में ज़माने में कि आप बता रहे हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान के भी लोग होते थे, कोई हाँ हाँ, किसी लड़के को मशरक़ी किसी से पाकिस्तान के भी थे, सब थे। फिर 69 में, यानी हमारा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर ख़त्म हुआ 69। उस ज़माने में कोई बंगाली दोस्त याद है आपको IBA के अंदर? बंगाली थे हमारे, बारी खां, और 2-3 बंगाली थे। एक बंगाली लड़की थी जहाँ हमारा, वो भी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड होते थे बंगाली, बहुत ज़्यादा, यानी मगरबी पाकिस्तान पे तनकीद करने वाले, ये करने वाले सब थे। लेकिन उसके बाद फिर ये कि उनसे कोई राब्ता नहीं रहा। यहाँ जो बंगाली थे, कुछ यहाँ सेटल हो गए थे पाकिस्तान में, हमारे थे, वो तो जॉब करते रहे IBA का। फिर IBA सबको उस ज़माने में प्लेस कराता था, इसलिए कि नौकरियाँ कम थी, नौकरी ज़्यादा थी, और वो MBA कम थे। अच्छा अच्छा, ये अच्छा एक दौर था। बहुत बड़ा फ़र्क था। तो हम अपनी मर्ज़ी के करें या ना करें, हमारी मर्ज़ी होती थी कहीं जगह पर। तो वो IBA का जो हमारा मेरा था, बिल्कुल ऐसा जैसे स्कूल में टीचर होते थे ना, बिल्कुल असाइनमेंट होते थे। अचानक वो हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम होता था वो सिर्फ 40% का होता था। 60% तो सेमेस्टर क्विज़, कैसे हर हुआ? मंथली टेस्ट होते थे उसका, और फिर एकदम अचानक क्विज़, वो हमारे प्रोफेसर टेक आउट ए शीट ऑफ पेपर, और आने वाले सबक से, और जो गुज़िश्ता पढ़ाया था उसमें से आता था। तो अच्छा। पढ़ के जाना लाजमी था। हाँ हाँ हाँ। यानी कि कोई लड़का, और जो मैंने बड़े बड़े पंजाब के फर्स्ट डिविजनर और अच्छी पोजीशन वाले लड़के फेल हो जाते थे, जो मेहनत नहीं करता। मेहनत भी लाजमी। मतलब असातिज़ा बहुत मेहनत कर रहे थे उस ज़माने असातिज़ा में। बहुत डिवोटेड थे, और बड़े जी, मेहनती जी, थे, और जी। बड़े काबिल लोग थे हमारे उस ज़माने में। इस लिहाज से आप लोग बड़े इत्तेफाक है कि हमें सब बड़े अच्छे टीचर मिले, और वो मेयार देखते थे। और हमारा मेयारी ज़ाहिर था 50-60% जहाँ पासिंग मार्क हों, 72% से B शुरू होता था, 87% से A शुरू होता था। तो मेयार तो वैसे ही अच्छा था। तो मेरे ख्याल में महमूद साहब, ये हमारी दूसरी किस्त यहाँ पे ख़त्म होती है, और इन दो किस्तों में बहुत तफसील के साथ आपने बताया किन हालात में, किन मुश्किलात के साथ हम लोग रोहतक से निकले थे और हिजरत करके आए मुल्तान में, पाकिस्तान में। अगली किस्त में इंशाल्लाह हम बात करेंगे MBA के बाद के दौर की। हाँ, बात ये है। जी अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सफ़र माशाल्लाह कदम ब कदम आगे बढ़ रहा है, और काफ़ी हाँ। चीज़ें होंगी पहली दो किस्तों के अंदर। ये आपने बताया कि साइंस के आप छड़ाकू थे। हाँ हाँ हाँ, साइंस छूट लेकिन गई हमारी। हाँ, नेशनल कॉलेज से आपने किया, और फिर हाँ जी। IBA में आपने बड़ा अच्छा दौर देखा, बड़े अच्छे साथ देखे। हाँ अब जरा हम आते हैं IBA से थोड़ा सा हाँ अमली ज़िंदगी की तरफ, क्योंकि पिछले किस्से आप बता रहे थे कि IBA वाले खुद लड़कों की प्लेसमेंट करते थे, हाँ, जॉब ज़्यादा उस थी ज़माने और में लड़के जॉब कम ज़्यादा थे। थे, और उसके मुकाबले में प्लेसमेंट के लिए जो कैंडिडेट थे वो कम होते थे। जी, तो फिर बताइए सफ़र कैसे हुआ आपके शुरू? वो ऐसा हुआ कि हमारे जो प्लेसमेंट ऑफिसर होते थे IBA के,
वो कंपनी से कंपनी की जो डिमांड आती थी वो IBA के ऑफिस में आती थी। वो फिर कहते थे मार्केटिंग के जो हैं वो मार्केटिंग वाले अलग, एडवर्टाइजिंग वाले अलग, स्टैटिस्टिक्स, मतलब ये हर एक के लिए, जैसे मार्केटिंग मैनेजर है, पर्सनल मैनेजर है, उसके लिए। तो उस ज़माने में जूनियर पर्सनल मैनेजर ये सब, उस ज़माने में IBA भी ज़्यादा पुराने नहीं था, तो MBA लड़कों की बड़ी खपत थी उस ज़माने में। आपने तखसीस किस में की थी, मार्केटिंग हैं? में? मैंने आपने एक्सपोर्ट स्पेशलाइज? मार्केटिंग, हाँ, मेरा जो वो था ना मेन, एक्सपोर्ट मार्केटिंग था और एडवांस मैनेजमेंट सेमिनार था, ये मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केटिंग मेरा मेन रहा है। और अब तो भी आगे चलेंगे, गालिबन आपने जो अपने कैरियर का जो इख्तिताम किया वो एक्सपोर्ट के बिजनेस से किया। हाँ हाँ चलें, हाँ तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग आपने किया है। हाँ, लेकिन आपने तो शायद महमूद साहब, मेरा ख्याल है आप एडवर्टाइजिंग में भी गए थे। एडवर्टाइजिंग, हाँ, मैंने, नहीं, ये हुआ था कि एडवर्टाइजिंग की मुझे शहजाद अहमद शाह साहब ने जॉब दी थी, साथ साथ एडवर्टाइजिंग, लेकिन वो मैंने चंद दिनों बाद यूँ छोड़ दी थी कि वो तनख्वाह बहुत कम दे रहे थे। उस ज़माने में MBA को जो मिलते थे 750 रुपये में देते थे उस ज़माने में। ये बात कर रहा हूँ मैं आपसे 1969 की बात। आपके वालिद ने जो फोटोग्राफी छोड़ी वो छोड़ी थी शरई वजूहात की हाँ बिना पे हाँ कि शरिया कंप्लाइंट बिजनेस ही था। हाँ। लेकिन आपने सासा एडवर्टाइजिंग जो है वो पैसों की वजह से छोड़ी थी। नहीं, इस वो वजह से नहीं, एक तो वो पैसे कम दे रहे थे और वो काम बहुत ज़्यादा था, फिर मुझे दूसरी ऑफ़र आ गई थी बेहतर। मतलब ख्वातीन मॉडल से कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं था नहीं आपको? नहीं नहीं। अच्छा, चलिए। अगर कॉलेज के ज़माने में भी मैं इन सब किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता था, जी। अपनी तालीम की तरफ देखता था। और ये अल्लाह का शुक्र से नेशनल कॉलेज में बड़ी हसन आदिल साहब तमाम लेक्चर बड़ी इज्जत करते थे। और तो कैरियर आपने पहला शुरू किया है, हैं आपने कैरियर का आगाज़ किया चंद कुछ अर्सा सासा एडवर्टाइजिंग मुलाजमत से। एडवर्टाइजिंग से हुआ, और कॉपी उसके राइटर बाद थे? फिर मैंने कॉपी राइटर थे मार्केटिंग? उस ज़माने फिर मैंने दूसरी कंपनियों में, जो प्रोडक्शन सेंटर थे बड़े बड़े कोरंगी में और साइट में, उनको जो, लेकिन मैं अब जो आखिरी मैंने जो बाहर की जॉब छोड़ी है, ये टेक्नोक्राफ्ट थे, वो चीन्यूटी थे, बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे ये थे, लेकिन मैं वो काम नहीं कर सकता जो वो चाह रहे थे। वो क्या करते थे कि मॉडगेज करते थे कूड़ा करकट जमड़ों के टुकड़ों को, और जाहिर करते थे उससे स्टॉक, और स्टॉक हाइपोथेटिकेशन करके वो उस पर बैंकों से कर्जा उठाते थे, और बैंक वाले और ये मिल के करते थे। तो वो मुझसे मैंने इनकार कर दिया। मैंने कई नौकरियां छोड़ी इस तो तरह। सासा से लेकर आखिरी मुलाजमत तक हाँ, फिर मैंने अपनी कंपनी कायम की। अभी हम दरमियान हाँ करसे में हैं। हाँ, अंदाज़ा आपने कितनी मुलाजमतें की थी? 4 से 5, मुझे पूरी याद नहीं, लेकिन 4-5 मुलाजमतें कम छोड़ी से हैं कम मैंने, खुद छोड़ी हैं। कम से कम ड्यूरेशन इसमें कितना था और ज़्यादा कितना था इन 4-5 मुलाजमतों में? कम से कम जैसे सासा में था 1.5-2 महीने का था। उसके बाद दूसरी कंपनी थी, उसमें तकरीबन 1 साल रहा, समझे आप। और ये टेक्नोक्राफ्ट में भी 2 साल रहा मैं, टेक्नोक्राफ्ट फिर छोड़ दी मैंने। तकरीबन ज़्यादा 2 साल रहा टेक्नो। आप नए लड़कों को क्या मशवरा देंगे? क्योंकि एक दौर वो था जब एक लॉयल्टी का दौर था बिटवीन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, कि अगर बाप ने रेलवे की नौकरी कर ली तो सारी उम्र करेगा, बेटे को वहाँ रखवाएगा। हाँ ठीक है? और इसी तरीके से अगर कोई पोस्ट ऑफिस में पोस्ट में गए, अब मैं देख रहा हूँ कि वो लॉयल्टी, वो बॉन्डिंग नहीं होती एम्प्लॉई एम्प्लॉयर में, बल्कि हाँ, जी हाँ। 2-3 साल में लोग जंप कर जाते हैं। तो आपके ख्याल में कोई अपना करियर स्टार्ट कर रहा हो तो उसको कितने साल बाद जंप करना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ तो ये होता है, जैसे डॉक्टर रहते, वो चाहता है मेरा बेटा भी डॉक्टर हो, और होता है ये आमतौर पे। जी, जी। ये डॉक्टरों में तो मैंने देखा, लेकिन और पेशों में मैंने देखा नहीं हुआ। एम्प्लॉयर जब स्विच करते हैं नए लड़के, हाँ हाँ। तो उनको आपके ख्याल में कितना अरसे तक उनको ज़रा सब्र से काम लेना चाहिए? नहीं, जो उनकी ट्रेनिंग पीरियड होता है ना, या वो पीरियड वो होता है, छोड़ के आ गए, अब वो मुलाजिम शुरू 1-6 महीने का होता है। वो तो हो गया। हाँ लेकिन आम हालात में आप समझते हैं कि मैंने कहा ना कि एक ज़माना था कि जब लॉयल्टी थी कि जहाँ पे भर्ती हुए हैं वहीं से रिटायरमेंट हाँ, लेके जाएंगे। वो चीज़ तो ख़त्म हो गया। अब तो ये है कि है जस्तजू के खूब से खूब तर कहाँ। हाँ, तो जो बेहतर हो वो ऑप्ट करके छोड़ जाते थे। हमारे MBA जो हैं, क्या बताऊँ, कईयों को PIA में जॉब मिली। उस ज़माने में PIA बहुत अच्छी थी, लेकिन एक मसला ये हो कि भुट्टो साहब बरसर इक़्तिदार आते कहते थे, तो अगर एक पोस्ट होती थी तो 16 पे वो अपॉइंट हिम का लेटर भेजते थे भुट्टो साहब। ये होता था। नतीजा ये है कि PIA में तो बहुत ओवर स्टाफिंग हुई, समझे आप। और से लेकिन जो दूसरी कंपनी वाले थे वो एक्सेप्ट नहीं करते थे ये चीज़। वो तो अपने मेरिट पे अपनी मर्ज़ी से लेते थे ये।
कितना फ़र्क पड़ा। तो आपने हर किस्म की मुलाजमत की, 4-5 मुलाजमतें आपने की हैं और उसके अंदर जो भी सूरत हाल थी है, और मेरा ख़्याल है कि एक यूँ भी एक बिज़नेस ग्रेजुएट को तो एक सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, बजाय से किसी का एम्प्लॉयी बने। आइडियल तो वही कि खुद एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट मेरे करे। जहन में हमारे रसूल पाक की जो मैंने सीरत पढ़ी है, रसूल पाक शुरू में तो हज़रत खदीजा का माल ले जाके बेचा करते थे। जी, 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 फिर जी। बाद में रसूल पाक ने चमड़े का ख़ुद भी कारोबार किया है जी। बाद में, समझा। तो मेरे जहन में था कि मैं इस तरह अपनी कंपनी कायम करूँगा। ये शुरू से मेरा पेश ये था कि मैं अपना कंपनी, और मैंने कायम की 1974 में। कंपनी किस तरह कायम की कि मैं फाइनेंस नहीं कर सकता था, तो एक मैंने सैलरी के पार्टनर लिए और एक मैं वर्किंग पार्टनर था। तो इस तरह शुरू हुई असरा इम्पैक्स। आपने बड़ी प्यारी बात की। अगर हम सीरत पाक का जायज़ा लें हाँ, तो हजूर पाक ने हर किस्म की चीज़ें की। एक बहुत अच्छे ताजिर थे, बहुत अच्छे एक बहुत अच्छे दयानतदार सलार थे, बहुत। ठीक है? उन्होंने सारे काम किए, हम्म, नौकरी नहीं की। नहीं, नौकरी मैंने नहीं नौकरी छोड़ी है सिर्फ इसलिए कि अपना काम करने। फिर जी, मैंने पीछे की तरफ मुड़ कर नहीं देखा। जी। फिर मैं कहीं भी ये मुलाजमत नहीं किया। आपकी बात से, मैं जो हमारे सुनने वाले लड़के हैं, हाँ, नौजवान, उनसे मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा शुरू में हिम्मत का से काम लें, हाँ, और बजाय से कि बड़े दूसरों की सब्र और मुलाज़मत ज़ब्त करें, की ज़रूरत पड़ती है शुरू में। हाँ, कि आपको नुकसान भी अपने उठाना आप पड़ता को है। डिसिप्लिन करें और खुद को आज़माएँ, और इसी में शुरू में तो नुकसान होगा, फिर आप ब्रेक इवन पे आएंगे, उसके बाद फिर शुरू होता है। अगर आप मेहनत से दयानतदारी से काम करते रहे तो कोई वजह नहीं कि कामयाब ना हो। लेकिन मैं वो सब, मैं भी तो नौकर पेशा रहा हूँ, कोई हाँ, 30-40 साल से हुआ है। वो जो उसमें चार्ट लग जाती ना कि हाँ, हर 26 तारीख को, हर 4 तारीख को हाँ, फरिश्ता आएगा, अकाउंट में पैसे फिर डाल देगा, पूरी नौकरी है। हाँ, और नौकरी में उसके यह है बाद कि जो फिक्स्ड अमाउंट हर महीने जी, मिलेगा, फिर आदमी, लेकिन चैलेंज नहीं होता उसमें बस। और आदमी अकॉर्डिंगली अपनी इनकम एक्सपेंडिचर को 1 महीने के उसमें ले आता है। तो इसीलिए बाद में जो लोग नौकरी फर्क छोड़ते हैं। बड़ी बड़ी मुश्किलात उठाई मैंने। बाज़ दफ़ा ये तक होता था कि मालूम हुआ कि एक पैसा भी नहीं है और ऑर्डर भी पूरा करना है, आए हुए हैं ऑर्डर लेकिन नहीं पैसा। तो शुरू में तो मैंने ये तक किया है, यानी बैंक से लिए, फिर बाद में पता चला कि तो सूद का मसला है, तो फिर मैंने छोड़ दी। फिर एलसी पे मैं कोई एडवांस नहीं लेता था, या तो लेटर ऑफ क्रेडिट पे बिजनेस करता था या एडवांस पेमेंट पे करता था, समझा। ये मैंने फिर कम किया, लेकिन फिर मैं इस बेसिस पे ही करता था। फिर मैंने बैंक से एक पैसा नहीं लिया, वो ख़त्म करा दिया, अपनी लिमिट भी ख़त्म करा दी मैंने। तो ये तो आपने एक बड़ा अच्छा बताया। अच्छा, कितना अर्सा अपने बिजनेस पे कब आए और कितने अर्से तक काम किया आपने? मैंने 1974 में आया था अपने बिजनेस में, ठीक है। और ये बिजनेसमैन तो फिर मैंने बाहर की नुमाइशें भी काफ़ी की हैं। मुझे हॉलैंड वालों ने ने बुलाया, पहले सेमिनार हुआ, 29 दिन का था, तमाम 16 मुल्कों के नुमाइंदे गए थे, उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। उन्होंने फिर जर्मनी, फ्रांस, सबके जो मार्केटिंग सब का दौरा कराया था, और पूरी ट्रेनिंग थी। एक्चुअली ये सेमिनार नहीं, वो ट्रेनिंग थी हमारी बहुत अच्छी। और आखिरी उसके उस बेसिस पे बाद में उन्होंने वो किया, मतलब एक एग्ज़िबिशन की, जो सिलेक्टेड थे। तो हमारे जैसे पाकिस्तान से मुझे सेलेक्ट किया, ब्राज़ील से किसी और को किया, इंडिया से इस तरह बल्कि एक एग्ज़िबिशन, यूट्रेक्ट उनका तीसरा बड़ा शहर है हॉलैंड का, उसमें उन्होंने बहुत बड़ी एग्ज़िबिशन ऑर्गेनाइज़ की, उसमें हमने डिस्प्ले किया, उससे भी हमें ऑर्डर मिले। मतलब ये कितने साल तक बिजनेस किया आपने? 74 से शुरू किया ना? 74 से मैंने तकरीबन 2000 तक 2000 तक, 2000 तक 2000 तक किया हाँ। आपने। उसके बाद फिर मुझे ये वो दिल का आर्जा हो गया था, मतलब ये, बल्कि ये हुआ ये था कि जापान में एक एग्ज़िबिशन में मैं गया था, तो वहाँ मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया था कि वहाँ हम फरवरी में गए थे। फरवरी में बड़ी शदीद सर्दी होती है जापान में, जी, 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 जी। और उनका न्यू ईयर भी होता है। तो हम एक फैक्ट्री में दाखिल हो रहे थे, तो हमारे ड्राइवर की ज़रा सी गलती से वो पूरी बर्फ़ से ढकी होती है, तो रास्ता जो था बर्फ़ से ढका होता है, इधर भी इधर भी। तो वो एक पहिया जो था ना, वो ट्रैक पे नहीं था, वो बर्फ़ में गिर, तो वो गिरा, मैं भी लुढ़कता हुआ चला गया। तो वो मेरे पूरे घुटने, दोनों घुटने बुरी तरह छिल गए थे। वो तो मैं तो 1 महीना मुझे वहाँ रहना पड़ा। वो तो शुक्र है हमारे एक दोस्त थे, उनके बीवी डॉक्टर थी जापानी, तो उनकी वजह से मेरा इलाज भी हो गया, वरना तो घर में मैंने किसी को नहीं है पाकिस्तान में लिखा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, वरना परेशान हो जाते थे।
लेकिन तो उसके business बाद को- मेरा चलना ये जो है ना ये डेवलप हो गया जी। ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो एक्सपोर्ट बिजनेस में आपने एमबीए किया और एक्सपोर्ट से बिजनेस को आप लेकर चले, हाँ, और किस सन में आपने वो ख़त्म किया है? हैं? 2000 ये में ख़त्म किया है। तकरीबन 2001, हाँ तो क्या आखिर हुआ नहीं, मतलब आखिरी कि मेरा दौरा अमेरिका का था, हाँ 2001 में। तो किस तरीके से, मतलब आपने वो कंपनी बेच दी या अपने बच्चों के हवाले कर दी या उसको यूं ही नहीं बंद कर दिया? नहीं, मेरी कंपनी से रसाइमपेक्स, पहले हमारे दो मैं और वो दूसरे पार्टनर, फिर दो पार्टनर और ईस्ट पाकिस्तान से गए थे, वो आखानी थे वो, और एक 4 पार्टनर हो गए थे। तो फाइनेंस हमारा बढ़ गया था, बिजनेस भी बढ़ गया था। तो लेकिन हुआ ये कि हमारे एक पार्टनर से अख्तर भाई की डेथ हो गई, तो पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो जाती है, आपको तो पता है। पार्टनरशिप डिज़ोल्व हुई तो फिर मैंने उनसे कहा भाई या तो आप ले लें, दूसरे पार्टनर थे कि या तो मैं ले लेता हूँ। फिर मैंने लेके एक अपना ज़ाती तौर पे कर्ज लेके कंपनी को मैंने अपनी तरफ कर लिया, उनके सबके हिस्से दे दिए, समझा। तो फिर मैंने अकेले चलाया, फिर बाहर के दौरे भी हुए, एग्जीबिशन भी। उसके बाद जब आपने छोड़ा है हाँ, तो क्या कंपनी बेच दिया? 2001 में मेरा ये डेवलप हो गया था। जी जी जी, और उसके हाँ। बाद फिर दिल का हुआ रफ्ता रफ्ता, फिर 2005 या 2006 में आखा में मेरा एंजियोप्लास्टी हुई है यहाँ। उस ज़माने में तो मैं प्राइवेट में था, तो कोई आमदनी का तो कोई बाहर से था। तो उस ज़माने में मेरे दोस्त जापान के थे, एक मेरे कज़िन बोट्सवाना में थे, एक मेरे भतीजा जो लॉस एंजल्स में था। यकीन कीजिए मैंने उनसे किसी से नहीं कहा, उनको पता था मेरी एंजियोग्राफी हुई हुई है और वो होना है। तो वो उन सब ने फाइनेंस किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी से कहना नहीं पड़ा। ये होती है दोस्ती की पहचान ढाई है। तकरीबन जो खर्चा आया ना जो प्लास्टिक आखा में, वो तकरीबन 3 लाख का था, 3। तो दोस्तों ने लेकिन ये है कि मेरे ये अहबाब ने, इन्होंने पूरा बर्दाश्त किया, और 50,000 हमारे जो दामाद थे ये हैं, बल्कि माशाल्लाह आखा में इन्होंने छुड़वाए, यानी रियायत करवाई, 50,000 डॉक्टर से छुड़वाए। तो इस तरह मेरा 2.25 लाख में हुआ है। जी। तो मतलब एंजियोप्लास्टी हुई थी, 2 स्टंट डले थे मेरे। मतलब आपने बहैसियत एक कामयाब ताजिर, एक एक्सपोर्टर बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी, और बाद में जो उसको आपको अपने आप को समेटना पड़ा वो ये हादसा जो हुए थे अच्छा, मैं जापान के अंदर अपने को हादसा। कामयाब यूँ नहीं कह सकता था कि मैंने एक्सपोर्ट किए बहुत, पैसे कमाया भी है और पैसा डुबोया भी है। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि बाज़ पार्टी 50% एडवांस दे के चली गई और कहा 50% का हमने भरोसा किया, 50% का आप करें। तो और पैसे नहीं भेजे। अब वहाँ जाने आने का खर्चा, रहने का, मलेशिया में एक पार्टी थी, एक इंग्लैंड में थी एक, तो वो पैसा डूबा भी बहुत है। ये है, अगर कमाया है तो तो बाद में कमाया भी आपने है। बिल्कुल उसको वाइंड अप कर दिया, बेच दिया, क्या किया उसको, बिजनेस को? नहीं नहीं, फिर कंपनी वाइंड अप कर दी थी। चले तो चले, यहाँ तक तो हमारी एक मंजिल ख़त्म हुई, और अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये तो यहाँ तक हुआ, और मेरे ख्याल है अगली किस्त जो हमारी आखिरी किस्त होगी उसमें मैं चाहूँगा कि आप अपनी जो अदबी ज़िंदगी है, जो आपने किताबें तहरीर की हैं, जो तहकीक के मैदान में जो आपने काम किया है और जो आप काम कर रहे हैं, इसमें काफ़ी लोगों को दिलचस्पी होगी, क्योंकि आपने सब दौर देखा ही है। इसको भी यहीं रोक दें। जी, अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? 3 किस्तों में बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही आपसे, और आपने शायद 2005 के लगभग अपना कारोबार बंद किया, और वजूहत बताई, जो वजूहत थी बड़ी सेहत भी और नुकसानात भी। और गालिबन उसके बाद आप 4-5 साल तक मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रीलांसिंग के काम करते रहे, जम के नौकरी नहीं की आपने। फिर आप आए लिखने पढ़ने की तरफ, तहकीक की तरफ और जमात की तरफ। ये जमातियों में कैसे फंस गए आप? नहीं, जमात में फंसा नहीं, बल्कि हुआ ये था कि मेरे एक दोस्त मिराजुद्दीन खान थे, टीवी में भी खबरें पढ़ते थे, रेडियो में भी खबरें पढ़ते थे। हाँ, बहुत अच्छी आवाज़ इनकी। हाँ, उन्होंने कुरान शरीफ का तर्जुमा भी शमीम साहब के लिए, पूरा कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ा भी था। अच्छा, जो उन्हीं की आवाज़ में है, मतलब ये जी सरवर और मिराजुद्दीन खान, इन दोनों की आवाज़ में है पूरा कुरान जो है। तो बड़ा अच्छा काम किया है इन्होंने, बल्कि राह टीवी के नाम से एक वेब चैनल पूरा बनाया है। जी, वो अब भी काम कर रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। तो मिराजुद्दीन खान साहब ये थे जिन्होंने मुझे लेके आए, शमीम साहब से मिलवाया, 2009 की बात है ये। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि महमूद साहब, हम ये इस तरह एक जमात की पे भी वीडियो बनाना चाहते हैं, जमात इस्लामी पे। अच्छा। हाँ, तो जैसे मौलाना की लाइफ पे बनाई उन्होंने मुझे,
तो मैंने कहा मैं तो जमात के बारे में तो मेरी कोई वाकफियत ही नहीं है, क्योंकि मैं जमात में तो मैं जमात का अगर रिकॉर्ड मुझे मिल जाए और वो मिल जाए तो मैं स्क्रिप्ट बना तदवीन तो कर दूंगा, लेकिन वीडियो बनाना मेरा काम नहीं, ये तो कोई टीवी प्रोड्यूसर ही बना सकता है। सही बात है, उसके, क्योंकि नरेशन नहीं होगा उसके अंदर, वीडियो एक विजुलाइजिंग किस चीज़ की करनी है, किसको विजुलाइज करना है, तो वो ये बड़ा टेक्निकल काम है, वो हम नहीं कर सकते। मैं लिख दूंगा, किसके स्क्रिप्ट राइटर हूँ मैं स्क्रिप्ट लिख दूंगा हर चीज़ का, लेकिन ये नहीं कर सकता मैं। तो जहाँ इन्होंने जो बनाई थी ये फिल्म, उसमें मौलाना के जो मौजूद थे ना छोटे खालिद, उनको मौलाना मौदूदी बनाया था। अच्छा, वो है अभी तक फिल्म? अभी वो जब वो पूरा जो है ना तर्जुमान कुरान का इदारा चला रहे हैं उन्होंने। नहीं, वो फिल्म जो बनी थी वो अवेलेबल है क्या? हाँ हाँ, अच्छा, मैं आपको उसकी वो दे दूंगा एक कासिद। देखिए, दो चीज़ों में साथ साथ चलते हैं। जो आपका जो पीरियड स्टार्ट हुआ है 2011 के बाद से, उसमें आप जमात के काम से भी वाबस्ता हो गए और कुछ आपके अपने तराजिम भी आते रहे, कोई किताबें भी आती रही साथ साथ ये। हाँ। तो थोड़ा सा बता दीजिए, जो आपके दो तर्जुमे बड़े मशहूर हुए थे, एक तो शाह सऊद के जो फैमिली है उसके ऊपर था, और दूसरा गालिबन पाकिस्तान के पार्टीशन पे। पहले तो इन दो तर्जुमे का पहला तर्जुमा जो था ना मेरा वो हुआ था दी ग्रेट पार्टीशन का तर्जुमा। वो इन्होंने पैरामाउंट वालों ने शायद की थी, बहुत अच्छी तरीके से उसकी इनॉग्रेशन भी की थी उन्होंने, और वो काफ़ी अच्छी किताब थी दी ग्रेट पार्टीशन। उसका तर्जुमा था उसका तर्जुमा हमने किया था अजीम बंटवारा। तो पहला तर्जुमा आपका वो आया, तर्जुमा मेरे नाम से वो था, बाकी दूसरा वैसे ये बताने की बात नहीं है। महमूद आलम साहब, मैं जानता हूँ कि एक ज़माने में घोस्ट राइटर होते हैं, तो ये घोस्ट ट्रांसलेटर थे। तो अब शर्मा के नाम नहीं लेते, बेसिकली ये तर्जमे ये करते थे और उनका नाम शायद होता था मुतरजिम के तौर पे। नहीं, वो एक्चुअली वो अपना नाम से यूं चाहते थे कि वो उनका नाम मशहूर हो जाए, और वही फाइनेंस कर रहे थे। तो मैंने जासूसी नॉवेलों को बहुत तर्जुमा किया। देखिए, वो तो उसका हक है, जेड़ा पैसा देऊ उदा मुंडा खेडू। अगर वो पैसे लगा रहा था तो नाम भी बना अपना नाम भी उनका नाम एस्टेब्लिश होता है। जी जी जी। लेकिन वो जो तर्जुमे आपने किए थे, मेरी जरूरत थी जी, ये कलम की मजदूरी थी आपकी। लेकिन उससे आपके अंदर वो आपकी शख्सियत में जो ट्रांसलेटर की जो एक आई मैच्योरिटी, वो उसी कलम की मजदूरी से आई ना। वो एक्चुअली मेरा जो ट्रांसलेशन का जो थोड़ा बहुत फन मैंने सीखा, वो रेडियो सेंट्रल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से सीखा। जी, वहाँ से आपने सीखा और फिर ये आपने करते। उसमें भी जो जिस तरह है वो भी एक बड़ा दिलचस्प बात है कि मेरे बड़े भाई साहब की डेथ हो गई थी जब मैं MBA फाइनल में था। तो मेरा एक दोस्त था आलमगीर हफीज़, तो उसको पता चला कि और फाइनेंस का वो भाई थे, करते थे फाइनेंस। हमारे लिए मुश्किलात का उसको इल्म था। वो मुझे लेके अपने वालिद साहब पे गया, जो रेडियो के डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ थे हफीज़ साहब, उनके पास ले गया कि आप इनको जॉब देना है हर कीमत। तो उनका भाई मेरे पास ये ट्रांसलेशन का जॉब है। तो उन्होंने भी मुझे सेंट्रल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के, जो उस ज़माने में ये होता था कि टेली प्रिंटर से खबरें आती रहती थी, और उसका साथ साथ ट्रांसलेशन होता था। जी 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 जी। ये तो इस तरह तो इस तरीके से आप ट्रांसलेशन की फील्ड में आए। मैं इस तरह ट्रांसलेशन में आया, रेडियो से ताल्लुक हुआ, रेडियो के लिए मैंने कमेंट्री लिखी, फिर आमदनी बढ़ाने के लिए दूसरों के लिए फिर मुझे सिखाने वाले ज़्यादातर जो वो इदरीस सिद्दीकी साहब थे जी, जिन्होंने उर्दू का गोल्ड मेडल भी जीता था कराची यूनिवर्सिटी से। बहुत अच्छे उर्दू और अंग्रेजी थे। हमारे सुपरवाइजर थे, नए सुपरवाइजर। जी जी जी। तो सीखा तो मैंने रेडियो से ही सीखी है मैंने। इस प्रोसेस में आपका जो पहला बड़ा तर्जुमा आया, आपने बताया अजीम बंटवारा के नाम से, द ग्रेट पार्टीशन पे, और दूसरा सऊद फैमिली के ऊपर। ये तो बाद में, ये तो काफ़ी साल के बाद में, चूँकि तर्जुमा का जिक्र ख़त्म कर लें, इसका बताया इस किताब का पस मंज़र क्या था? ये शाह सऊद का हुआ है कि ये अंग्रेज़ी के दो मशहूर राइटर थे गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब ने, उनको बारबरा उनका तो डेथ हो गई है, और दूसरे वो थे, मैंने उसका तारुफ दिया इसके शुरू में, आप पढ़ेंगे दोनों का, समझे। तो उनसे गवर्नमेंट ऑफ सऊदी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली 10 साल में वो पूरी तारीख लिखवाई इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश में पूरी है वो। उससे फिर वो तर्जुमा कराना चाह रहे थे, तो वो फिर उन्होंने प्राइवेटली, वो आरिफ साहब थे, वो इंडियन थे, वो न्यू जर्सी, उनको दिया कि ये हमें करा के दें
इंडिया से। तो उन्होंने फिर आसिफ साहब हैं यहाँ जमात के, उनके भाई, उनको कहा, उन्होंने रब्ता किया। इस तरह मैंने ये शुरू किया। और ये तर्जुमा आपके अपने नाम से है, और बड़ी मैंने वो किताब आपकी देखी है। और इसमें वो मशहूर वाक़या भी है, का तर्जुमा भी है, जो काबे पे कब्ज़ा हुआ था बाकायदा। अच्छा, सही है। जिहान बहुत मशहूर वाक़या है, और फ्रेंड और कमांडोज ने आके उनको मजबूर करके निकाला था। काबे में तो आ नहीं सकते थे वो। हाँ, गालिबन आपका अजीम बंटवारा तो मैं ये नहीं मालूम कि पैरामाउंट वालों के पास वो अवेलेबल है कि नहीं है। हाँ, और उसका दूसरा एडिशन भी छपा होगा उनके पास, जी। नहीं तो मैं आपको ला दूंगा। लेकिन ये जो सऊद फैमिली की जो तारीख है पूरी, जो 10 साल लिख के लिखवाई गई थी ये फैमिली, तो वो उसका तर्जुमा तो मौजूद है। और मैं इसका टाइटल आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप ये टाइटल देख लीजिए, और ये आपको इजीली मिल जाएगा, आसानी से दस्तियाब है। पैरामाउंट वाला अजीम बंटवारा मेरे इल्म में नहीं है। अब हम आते हैं सीधे जमात के ऊपर। ठीक है, तो जमात के लिए भी आपने काफ़ी काम किया। अपने मौलाना मोदी की तारीख, जमात के लिए मैंने सिर्फ तारीख प्रोजेक्ट में जी, मुझे जहद मुसलसल अटैच हुआ था। पहले में तारीख प्रोजेक्ट था ये पूरा, जी, इसमें हुआ। उसके बाद भी जामा वो शोबा तसनीफ़ व तालीफ तर्जुमा बना जी, उसका मुझे इंचार्ज बनाया। तो फिर हमने किताबचे भी लिखे, जमात तराजम भी काफ़ी किए, ख़वातीन जमात की जो ख़वातीन का हमारे सेक्ट है उनके लिए भी काम किया, इंग्लिश उर्दू में दोनों में। तो मैंने सब तहरीरी और तख्लीकी काम ही किया जमात। लेकिन मैं समझता हूँ कि जमात के हवाले से आपका जो काम था वो जहद मुसलसल, जहद मुसलसल, जहद मुसलसल, ये एक मतलब ये कई सालों पे मुहित थे इसकी मेहनत हमारे। ये आपकी पूरी तदवीन थी सारी आपने में से की। और अब उसके बाद अब दूसरे अमीर का भी मुकम्मल हो गया, जिस पे मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद का दौर है हमारा था 15 साल का। और जहद मुसलसल की एक खूबी ये भी है कि वो खाली जमात की तारीख़ नहीं है, पाकिस्तान की असरी तारीख़ भी है। अच्छा, सही है। हम असर तारीख़ भी है साथ साथ, कि जमात ने क्या कर रहे हैं, जमात के दिन और हुकूमत ने क्या क्या पाबंदी लगाई है, तो वो हम असर तारीख़ भी है पाकिस्तान की। जी, तो ये दूसरी किताब जो आपकी है वो भी अब तकरीबन ये मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद का दौर अमारत है 15 साल का, जो 1972 से लेके 1987 तक का है। ये वो भी मैंने बड़ी हद तक मुकम्मल कर लिया, लेकिन इसमें बड़ी मुश्किलात यूँ पेश आईं। पहले जमात का रुदाद सफ़र बाकायदा शाये हुआ करती थी, अब बरसों से ये सिलसिला ख़त्म हो गया। क्यों? पुराने बस नहीं शाये करते, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है। नहीं शाये नहीं कर रहे, बस वो दूसरे सिर्फ वो शाये हो रही हैं जो मरकज़ी शूरा की करारदादें सिर्फ वो प्रिंट हो रही हैं। तो इसलिए वो आपको पुराने आपको वो बेसिक सोर्स निकालने में दुश्वारी पेश आ रही है। दुश्वारी हुई। फिर एशिया जो है जमात का सरकारी स्पोक्समैन है। एशिया और आइन दो थे से माना है। एशिया उजान आइन एशिया, और फ्राइडे स्पेशल तो बाद में, और जसारत, ये सब इनके तो फिर मैंने जो लियाकत बलोच साहब है इनसे रब्ता किया, अजीम साहब है इनसे रब्ता किया। तो फिर इन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि एशिया में जमात का हर एक्टिविटी शायद होती रही। वीकली था पहले, 2 सैर होता था, फिर वीकली हुआ। तो वो फिर पुराने तमाम बरसों के उन्होंने फिर उनके कहने पे जमात के मुझे भिजवाए। फिर वो भी फिर मैंने प्राइवेट लोगों की लाइब्रेरी से भी कई जगह ख़रीदे भी, ख़र्च भी किए लोगों की ज़ाती लाइब्रेरी से। तो मौलाना के दौर में तो मुझे ये सहूलत हुई कि मौलाना पे बड़ी किताबें मौजूद थी, जमात की रुदाद सफ़र भी छपती थी, तो मुझे इतनी मुश्किलात नहीं हुई। इसमें बड़ी मुश्किलात हुई। फिर इन्होंने जो मैगज़ीन भेजे उसमें कई महीने के गायब थे पुराने रिकॉर्ड। इनके रिकॉर्ड हमारे यहाँ मेंटेन इतना अच्छा नहीं, इससे अच्छा तो हकीम सईद साहब ने अपने वो मदीनतुल हिकमत में मैंने लाइब्रेरी देखी है। एक उन्होंने जमात इस्लामी का एक कॉर्नर बनाया है, उसमें बड़ी अच्छी किताबें, नीचे पूरा बेसमेंट में उनका पूरा वो तराशे अखबारी तराशे 1971 में शाये हुआ था। वो अभी तक अब तो ख़त्म कर दिया इन्होंने, इनकी बेटी ने, वरना वो भी हर चीज़ की रेफरेंस मिल जाता है। लेकिन महबूब साहब, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो आजकल जो मौलाना मौदूदी के हवाले से जो लाइब्रेरी है वो तो माशाल्लाह उसको आप ही चला रहे हैं ना? उसको आप चला रहे हैं ख्याल में? जी जी। तो सैयद मौदूदी एक्चुअली हुआ ये था कि मौलाना मौदूदी के इंतकाल के बाद उनकी अहलिया जो थी ना,
उन्होंने ये उनका इरादा था, उन्होंने ये ट्रस्ट बनाया था वहीं अछरा में, जो इनका था ना जाती कुतुब खाना मौलाना का। लेकिन मौलाना के जो बेटों ने आपस में रस्सा कशी और इनमें मुकदमेबाजी ने, फिर उनका 93 कई साल बाद इंतकाल हो गया, तो वो नामुकम्मल ही रहा। फिर मैंने समीउल्लाह भट्ट साहब चला रहे थे, उन्होंने कहा महमूद साहब आप ले लें सब, हम तो नहीं कर सकते। तो फिर हमने यहाँ कायम किया, उनसे तो हमने कोई मदद नहीं ली। लेकिन क्या किताबें उस कुतुबखाने से उठ के यहाँ पे आई थी? लाहौर इशरा के कुतुबखाने से किताबें यहाँ आई थी? नहीं आई तो नहीं, हमने मारूफ इस्लामी से कुछ ख़रीदी, यहाँ से ख़रीदी, लोगों की ज़ाती लाइब्रेरी से ली। मुझे जो तबसरे के लिए किताबें आती थी वो मैं जमात को दे दिया करता था। इस तरह करके मुश्किल अब मुकम्मल हुआ है मियाँ तोहर अहमद का दौर, बड़ी मुश्किल से। जो गैप थे ना बीच में कई के, वो बड़े मसाइल हो गए थे, तो वो मैंने फिर काजी हुसैन अहमद साहब का भी दौर बड़ी हद तक मैंने मुकम्मल कर लिया। उसके बाद मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा था मियाँ तो मुनव्वर साहब का दौर भी चाह रहे थे कि वो मुकम्मल कर दूं, लेकिन यह है कि मेरी सेहत ऐसी काबिल नहीं है कि मैं मज़ीद ना पूछें जमात के हाल वो नहीं जो पहले थे। पहले ये होता था अमीर जमात भी जसारत और रिसाले जमात के ख़रीद के पढ़ते थे, और अब सूरत हाल ये है कि सबको इजाज़ी जाते हैं। क्यों? बस हाल न कि अगर सिर्फ जमात के रुकन ही जसारत ख़रीदने लगे ना, तो जमात इससे खसारा ख़त्म हो जाए। लेकिन नहीं, नेट पे पढ़ते हैं या वो जा रहे हैं। वो मैंने कहा ना, वो मौलाना मौदूदी भी जब जाते हुए गए थे तो वो 2 महीने का एडवांस जसारत तो उसके पैसे दे के गए थे। और अब ये हाल है कि इस सबको फ्री। उस ज़माने में मौलाना मौदूदी और जमात के अरकान अपने कर्ज़े अपने ख़र्चे से आते जाते थे। अब हवाई जहाज़ से आना जाना ये इनका रोज़ का मामूल हो गया, उमरा का और शूरा के लोगों का। जमात के फ़ंड ज़्यादातर इन्हीं पे खर्च हो रहा है। अलखिदमत का फ़ंड बेवाओं और पे इतना खर्च नहीं हो रहा जितना इन पे खर्च हो रहा है, 75%। अब देखिए पूरा इन्होंने अलखिदमत पूरा एयर कंडीशन करा दिया अपने आप दफ्तर, समझे यार। और तनख्वाहें आपने अपनी जो रखी हैं एक से एक रखी हैं, तो वो बड़ा एम्बैरेसिंग चीज़ है कि आप क्या खिदमत करेंगे जब आप अपने लिए इतने ऐश आराम की ज़िंदगी कर रहे हैं। मैं वो सब आपसे सवाल करूंगा कि जो मौलाना के ज़माने तक आपके ख्याल में जितने लोग तहरीकी लिटरेचर लिखते थे, क्या अब उतने लोग पढ़ते भी होंगे? उस ज़माने में पढ़ते थे, अब तो वही मैं अब तो है ही नहीं, पढ़ने का ज़ौक़ ही ख़त्म हो गया। हाल तक मैं आपसे कहना कि कहतो रिजाल है जमात में भी जी। तो ये ज़वाल का सफ़र तो हर जगह पे है, और जो बुनियादी तौर पे जो किताब से और मजमून से जो रिश्ता टूटा है, और बात जो है वो सिर्फ एक हर जगह टूटा है। जमात नहीं, जमात में एक बहुत बड़ा ये आया कि जैसे जो है, जैसे हमारा माशरा है ना, तो जमात भी उसी माशरे का एक हिस्सा बने। तो वो लोग तहारत और ये इस्लाम नाफिज करने वाले लोग अब नहीं रहे हैं। ये इज्जत जो लोग हैं वो सब तनख्वाह लेने वाले और जमात को लूट के खाने वाले हैं। लेकिन लोग तो कहते हैं कि इसमें काफ़ी जमात की इमेज बिल्डिंग हो रही है। पहले लोग इतने जमात को नहीं जानते थे जितना आज जाते हैं। ये सब जितने अखराजात हैं, अभी देखिए जो लोग यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त रिफाई काम कर रहे हैं ना, वो जमात से बहुत आगे निकल गए हैं। मिसाल के तौर पे बताऊँ, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट है, छीपे वाले हैं, सैलानी वाले हैं, ये एदी वाले हैं, ये जितने बड़े बड़े रिफाई काम कर रहे हैं ना, जमात उसका अशर भी नहीं कर रहे। जी, तो ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि जमात का जो इतना बड़ा माशाल्लाह नेटवर्क है कारकुनान का, बड़े अभी भी बहुत मुखलिस कारकुनान हैं, और खुसूसन ख्वातीन के अंदर कोई है, अब नहीं है, अब कम हो गए हैं ख्वातीन। हाँ, ख्वातीन का जो हमारा विंग है ना, वो बेशक बड़े मुखलिस ख्वातीन है और कामयाब है, लेकिन ये मर्दों का जो वो है वो चीज़ ख़त्म हो गई है। मेरे ख्याल है कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तो बात आ गई कि जब आप इदारे में पैसा लगाने के बजाय इदारे से पैसा निकालने लग जाएंगे। ये जी, वैसे एक बात है, अब भी जैसे मैं हूँ, जमात के कारकुन हैं, दूसरे हैं जो जमात के रुकन हैं, हम हर महीने आनत देते हैं जमात को। जी, अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप क्या समझते हैं, आप जहाँ बैठे हुए हैं, बड़ा टेढ़ा सवाल है कि जमात के अंदर तहकीक और तस्नीफ पे अपनी तवज्जो है जितनी 20 साल पहले? नहीं, अब नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब मैं कह तो रहा हूँ ना, अब यहाँ सलाहियतों से खौफ खाया जा रहा है।
ये। और अब पढ़ने लिखने का रुझान पूरे माशरे में कम हो गया है, किताब से ताल्लुक बहुत कम रह गया है सबका, तो जमात भी उसका है। आपको याद है एक ज़माने में था, आप भी कभी शायद मुत्तफिक भी रहे होंगे, कि बाकायदा एक निसाब होता था। हाँ। और जो सारी किताबें पढ़नी पड़ती थी कि पढ़ने के बाद फिर आप इसको लेवल नेक्स्ट पर नहीं, रुकने जमात के लिए वो निसाब होता था बाकायदा ये पूरा। जी जी। जी हाँ। तो अब नहीं है। अब तो पहले तो 10 साल में भी मेंबर रुकन नहीं बनाते थे जी, और अब तो 1 साल में बना लेते हैं। इससे यानी इन्होंने अपने मेयार जो है ना हल्के कर दिए। जो पहले मेयार बहुत अच्छा था जमात के रुकन का, जो बैंक में नौकरी करता था वो रुकन जमात बन ही नहीं सकता था कि वो सूद की आमदनी खा रहा है, ये खा रहा है। और ये जमात के अंदर जो एक आया कि साहब बहुत ज़्यादा एक हमें फैलाना है, ठीक है, मतलब नंबर गेम में पड़ गई बात। जमात जब से नंबर गेम में पड़ गई कि यार इतने थोड़े से कारकुन क्या करेंगे, चलो थोड़ा सा शबाब मिल्ली बना लो, चलो थोड़े से ये बना लो। ये देखिए जमात ने इतने इदारे कायम कर लिए हैं कि उन पे खर्चा ठीक ठाक हो रहा है और रिफाई काम बहुत ही कम हो रहा है। इस लिहाज से मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा, अखवत। अखवत का, हाँ, अखवत का बहुत अच्छा काम है, एक फर्द वाहिद, बहुत जबरदस्त कैसे काम किया है, ठीक है। मैंने कहा ना फर्द वाहिद ही होते हैं जो करते हैं। अब जैसे इंडस हॉस्पिटल के डॉक्टर बारी फर्द वाहिद थे, वही कह रहा हूँ, उन्होंने पूरी टीम डेवलप की। और ऐसे पाकिस्तान जैसे करप्ट मुल्क में बगैर पैसे के इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन काम करना, मुझे खुद उससे बेनिफिट। 2014 में रुकन बना था, मेरा ऑपरेशन हुआ था, सब कुछ। एक पैसा नहीं लेते किसी से, ना कोई रिश्वत लेते हैं, ना प्रायोरिटी होती है कि ये इनके जानने वाले इनको पहले कर दो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इतना बड़ा मेयार मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा। और वहां पे कोई पैसे देने का कॉन्सेप्ट ही नहीं, काउंटर ही नहीं है कोई, आप कोई ले ही नहीं सकता पैसा। सवाल ये है कि ये डॉक्टर बारी इतने सालों में कहां से कहां पहुंचा दिया है। इस लेवल का अल खिदमत के पास एक भी हॉस्पिटल नहीं है। इन्होंने 10 इन्होंने जो इनके क्लिनिक्स हैं जी, हॉस्पिटल हैं, लेकिन वहाँ ना जमात के रुकन ना गरीबों का इलाज फ्री होता है। वो एक इन्होंने कम तो और इदारों से तो कम होता है, लेकिन सबके लिए बराबर है। लेकिन ये नहीं कि एक गरीब आए और उसका इलाज फ्री में हो जाए, एक गरीब औरत आए तो उसकी डिलीवरी फ्री हो जाए, ऐसा कतई नहीं है। जबकि मॉडल मौजूद है। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो तस्वुर ही नहीं है जो इंडस ने जो एक कायम किया और ये अखवत जो कर रही है, अखवत और इंडस ने तो अब लाहौर में भी आपको पता है कायम हो गया इंडस। जी। ये बहुत, हमारे PIB में इंडस का एक छोटा सा वो आउटडोर का वो है, आउटडोर पेशेंट का बहुत कामयाब है। लेकिन बहरहाल ये कि फंड रेजिंग के तक तो माशाल्लाह जमात का जो विंग है उसका अल खिदमत का, तो फंड इनको ठीक ठाक मिलते हैं, पैसे इनको भी ठीक ठाक मिलते हैं। कम होती जा रही है इनकी फंडिंग, कम होती जा रही है, और इदारों रिफाई इदारों की बढ़ रही है, इनकी कम हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। ये 10 जगह फैला दिया है ना, तो इस्टेब्लिशमेंट में इतना पैसा खर्च हो रहा है तो खिदमत लोगों की कहाँ खिदमत होगी। मैं कह रहा हूँ ना 70% रेवेन्यू जमात के तनख्वाहों पे और जमात की बिल्डिंग में खर्च हो रहा है। 70 to 75% जो डोनर्स देते हैं पैसा, वो जमात की इस्टेब्लिश, इन्होंने बिल्डिंग खरीदी कितने करोड़ की और पूरा सेंट्रली कंडीशन कराया है उसको, और अपने लोगों को इसके मुकाबले में जो खिदमत वेलफेयर का, इसके मुकाबले में फाउंडेशन बहुत बड़ा काम कर रही है, जो इंडिया लाहौर में, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जो है ना, वो अल खिदमत फाउंडेशन, वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। ज़लज़ले में भी और रोहिंग्या हर जगह बहुत बड़ा काम किया, ये इतना बड़ा काम नहीं कर पा रहे। लेकिन जो चीज़ देखनी पड़ेगी कि फाउंडेशन को तो जमात के अरकान के अलावा बाहर से भी इमदाद मिलती है ना, जो लोग जमात के नहीं है वो पैसे देते हैं। अमेरिका का है इकना और इसमें वो देते हैं फंडिंग, अच्छे काफी लोग देते हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफ जापान को भी बड़े अच्छे फंड मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अखवत वाले भी। देखिए अगर कोई आप डिलीवर करेंगे ना तो पैसों की कमी नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात एक इंडस चूंकि डिलीवर कर रहा है, उसको इतनी डोनेशन यहाँ के इनके यूटिलिटी बिल भी आधे कर दिए हैं गवर्नमेंट ने बाहर सब जगह, और बाहर से फंडिंग भी हो रही है, लोग भी फंड देते हैं, जो मुलाजिम जिनका इलाज होता है ना वो भी अपने दिल से डोनेशन देते हैं। तो इंडस वाले जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और जिसमें करप्शन इतनी सी भी नहीं है। ये इतना बड़ा काम है, मैं तो देख के हैरान रह गया, उनकी इस्टेब्लिशमेंट, उनके इदारे, उनके डॉक्टर्स,
असल में महमूद साहब बहुत माजरत के साथ कि हमारे नज़दीक करप्शन की तारीफ बदल गई है, ठीक है। हाँ, ये तो- हमारे नज़दीक जो करप्शन जो है वो सिर्फ इस बात ये है कि कोई पुलिस वाला इत्तेफाक से आपसे पैसे मांग ले तो वही करप्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी इमेज बिल्डिंग पे करोड़ों रुपए का खर्चा कर दूं हाँ, तो अखलाकी तौर पे मुझे क्या हक पहुंचता है ये इसका? नाजायज आपने कहाँ से खर्च किया? इन्नल हाफिज मुबज़्ज़िरीन नईम कानून रहमान फाहिश। साहब की पब्लिसिटी पे करोड़ों रुपए खर्च हुए, जमात तो खर्च नहीं कर सकती थी ना। प्राइवेटली फाइनेंस हो रहे हैं और ये सलमान शेख अंदाजा करें। और पेनाफ्लेक्स वाला करोड़ों रुपए, ये करोड़ों रुपए के पेनाफ्लेक्स लगे हैं जो इनके नाम के, ये कहाँ जमात ने फंड थोड़ी दिया है, नाजायज, सब नाजायज लोगों ने और उसको पाकिस्तान का इंचार्ज बना दिया इन्होंने, इसी उसने पैसे अरेंज किया दुबई से, कहाँ से बताइए। वो तो डॉलर इनके अकाउंट में आते हैं सलमान शेख के, और वो घर से मैं 5-5 हज़ार नोटों की गड्डी लेके यहाँ के आजम को दिए जो पेनाफ्लेक्स बनाता है। करोड़ों के पेनाफ्लेक्स बने हैं, अब अंदाजा तो करें। और इसमें सिर्फ इन्हीं की तस्वीर होती है, फिर नहीं कि जिस तरह अमीर जमात पाकिस्तान बने हैं, ये भी एक कहानी है। तो मेरा ख्याल है कि ना आपको ना मुझसे, हम सबको किसी से खुदा न खासा जमात इस्लामी से कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ। लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है उसको सोचना पड़ेगा कि ज़िंदगी जो है ना कुछ आगे है, कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी, कुछ लिखना पढ़ना होगा, कुछ नेटवर्किंग होगी। हर चीज़ अगर आप ले लेंगे नौजवान जहन तो हर चीज़ पे सवाल करेगा। अब आप मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, हमारा एक ड्राइवर था तारिक, तो लियारी में वो जमात के पंफलेट बांट रहा था, अलग पिछले इस इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में। तो एमक्यू वालों ने इसको तड़ी दी, धमकी दी कि मत बांटो। उसने कहा भाई ये तो अल्लाह रसूल का काम है, कर रहा हूँ। तो खैर उसे मार दिया, जान से मार दिया तारिक ड्राइवर। इन्होंने नमाज जनाजा तो उसे पढ़वाई, लेकिन उसके बेटे ने FIR दर्ज करा दी थी, समझे। इन्होंने इसे परसों नहीं किया। फिर तारिक का कुछ कर्जा था जमात से लिया हुआ, वो भी माफ़ नहीं किया, वो भी काटा उसके जो वो वाजिबात से। ये बड़ा अफसोसनाक पहले। आप जमात में रहते हुए भी बड़े हौसले से सच्ची बातें कर रहे हैं, ये हौसला जरा कम लोगों में होता है, सीधी सी बात है ये। नहीं, जब तो सच्ची मुझे बात नहीं आगे बढ़ने देते। हाँ। यानी मैंने जमात के बारे में लिखना चाहा एक फ्राइडे स्पेशल में और जसारत में, मुझे स्टाफ राइटर बनाया हुआ उन्होंने, नाम आता है सब, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं लिख दूं कि जमात का वोटिंग बैंक हर कम क्यों होता जा रहा है। यानी हद ये हो गई, पहली दफ़ा अमीर जमात पाकिस्तान सिराजुल हक साहब दीर से पहली दफ़ा जमात का कोई अमीर हारा है जी। वहाँ से कभी कोई नहीं हारा, लेकिन ये हारा। कराची से आज तक हाफिज नईम रहमान साहब एक सीट नहीं जीत सके, सूबाई तक की, कौमी तो बड़ी बात है। सिर्फ 70 के इलेक्शन में जमात के 4 लोग जो जीते थे वो अपनी मेहनत से जीते थे, प्रोफेसर गफूर और वो लोग बहुत बड़े उनकी अपनी मेहनत से जीते थे, वो जमात की वजह से नहीं जीते थे, वो अपनी मेहनत से और दयानतदारी की वजह से और अपनी लीडरशिप और लोगों का ख्याल करना और अपनी जेब से खर्च करके लोगों का काम करना, वो बड़े लोग थे। अब जमात में इस कद के लोग ही नहीं है। महमूद साहब आपकी काफ़ी बातें तो वो थी जो ऑफ कैमरा आपने मुझे बताई थी, जाहिर है उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। कभी मायूसी नहीं होती है? मायूसी नहीं होती है? बिल्कुल मायूसी होती है। मैं तो इंतहाई मायूस हो गया हूँ, लेकिन मैंने तो सब चीज़ें मेरे रिकॉर्ड पे हैं। मैं कई दफ़ा छोड़ना चाहा, लेकिन अब्दुलसलाम और नायब अमीर ये लोग, इन्होंने नहीं छोड़ने दिया। कहना ये है कि आप अगर करेंगे जमात तो मैंने रहा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ और सारी चीज़ें जो नाजायज़ हो रही हैं उस पर लिखूँ, लेकिन मुश्किल तो ये है कि जमात बदनाम है। जमात बुरी नहीं है, जमात के अफराद बुरे हैं, उनको बदला जा सकता है, लेकिन जमात बिलावजा बदनाम होगी। मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए और हम सच को सच कहें, झूठ को झूठ कहें। ये नहीं करने दे रहे, सच को सच नहीं कहने दे रहे। मैं यही तो कहा था, मैंने कहा मैं एक काम करना चाहता हूँ कि जमात इलेक्शन क्यों हार रही है। आपको अंदाजा है थोड़ा बहुत भी कि ऑफ द रिकॉर्ड जो आपने मुझे बातें बताई थी, वो जाहिर है कि हमने ऑन द रिकॉर्ड इसको नहीं किया, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड जो आप बातें कह रहे हैं, इससे ऐसा तो नहीं कि आपको जमात में आपके लिए खासा मसला खड़ा हो जाएगा, आपको उससे हटा दिया जाएगा? हाँ, नहीं होता है, लेकिन लेकिन सच कहना तो फिर भी जरूरी है। नहीं, मैं सच कहता हूँ। मैं ज़हरे हलाल को कभी कह न सका कंद। परवीन सागर का शेर, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। मेरा ख्याल है कि महमूद साहब की तरीके से और भी बहुत से मुखलिसीन है जमात इस्लामी के अंदर, और उनको वक्त आ गया है कि वो इस चीज़ में ना पड़ें कि कौन हमारा है और कौन दूसरा है। वो ये देखें कौन सही है और कौन गलत है, और जो गलत लगे उसके लिए यकीनन उनको चाहिए कि वो खुल के बात करें।
और कहते हैं ना कि या तो आप हाथ से रोकें या आप उसको जबान से दिल से। सबसे जो कमजोर होता है वही होता है कि दिल क्योंकि से। बहुत मादत के साथ मियां तुफैल मोहम्मद का दौर आपने पूरी तारीफ लिखी है, उनके बाद से जो नया दौर जो स्टार्ट हुआ है वो इमेज बिल्डिंग और बुतसाजी पे हुआ सारे काजी साहब तक और मुनव्वर हसन साहब तक इतना म्यार था कि मुनव्वर हसन साहब के बेटे और बेटी की शादी पे जो तोहफे आए वो तक उन्होंने बैतुल माल में जमा करा। देखिए मुनव्वर साहब एक एक्सेप्शन थे और ऐसे लोग उन्होंने वहां से कहे ये मेरे आए नहीं है। ये सिराजुल हक साहब और ये तो 10 बार बाहर आते हैं, 10 बार जाते हैं, यहाँ जिनके घर एयर कंडीशन होते हैं वहाँ ठहरते हैं ना पूछें बस। अब तो मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत हमें अब जिंदगी के जिस मरले में है, 70 से ऊपर का मैं हो गया हूँ, 80 से ऊपर का आप हो चुके हैं, ठीक है, तो कुछ बहुत ज्यादा मसलियतों को शिकार होना नहीं चाहिए। अगर कोई अपना भी बुराई करे तो आइडेंटिफाई करना चाहिए कि लोगों को मालूम है कि अंदर से एक बेचैनी और एक कर्ब है। जैसे वो सच बोलने की इजाज़त नहीं है। इस जमात का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि यहाँ सच बोलने की इजाज़त ने ख़त्म कर दी है। हत्ता कि पहले अरकान जमात का जो इज्तिमा होता था उसमें कोई भी रुकन खड़े होकर बड़े से बड़ा अमीर पे एतराज़ कर सकता था। अब इन्होंने ये हरकत की है कि पहले से लिख के दो जिसको बोलना है, और वो मर्जी होगी तो वो बोलने देगा, उन्होंने ये हो गया सिर्फ इसलिए कि कोई। हाँ, जी हाँ, इनकी नाजायज़ बातें जो है ना, एक अमीर दो एक गाड़ी घर पे काम कर रही है, एक वहाँ कर रही है, बहुत नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है जमात। नेमतुल्लाह खान साहब मरहूम अपनी बहू और बेटे तक को अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने नहीं देते थे, जाती इस्तेमाल। कहाँ गए वो लोग? नेमतुल्लाह खान मरहूम और हमारे अफगानी साहब चले गए। अफगानी साहब जिस जो आज मेरे जमात बने थे अफगानी साहब, और उससे जो जमात एक बल्दिया का फंड था वो 3 गुना करके गए और उसी फ्लैट में रहते रहे जब वो मेयर बने थे जी, और उसी फ्लैट में रहते हैं। और जब रिटायर हुए तो उसी मकान में गए। एक मकान गवर्नमेंट के मकान में भी नहीं रहे, ना स्कॉट लिया ना गाड़ी ली, ऐसे लोग थे वो। और ना हमने कभी जिंदगी में अफगानी साहब के, नेमतुल्लाह साहब के इतने बड़े बड़े पोस्टर्स देखे, ना सोशल मीडिया पे कैंपेन देखी अलग। अब जो इनके रहने का ठाट बाट है, जाके देखें कि बीवी को भी गाड़ी जा रही है, बेटे को भी गाड़ी जा रही है। और अगर अमीर जमात कराची आ रहे हैं तो मालूम है 70 लोग खाना खा रहे हैं। एक अजाब इन्होंने कर रखा है। जमात के इंतहाई बेजा असराफ बेजा हो रहा है। जमात के अरकान बड़े बड़े होटलों में बड़ी बड़ी तकरीबात, जी, कोई तो उस पर खर्चा करता है ना आखिर। नहीं, वो डोनर्स के बलबूते पे कर रहे हैं, खुद खा रहे हैं, दूसरों को खिला रहे हैं, बस ये है। गरीबों को नहीं है, मतलब कि गरीब का हिस्सा ना होने के बराबर है। सो मुझे दुख इस बात का है कि जमात अगर चाहे तो सस्ते स्टोर भी कायम कर सकती है, इन गरीबों को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन नहीं। 85 प्रोजेक्ट कायम कर दिए लेकिन उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि मतलब कि लोगों में इस किस्म की कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं की गई जैसे वो जॉब्स क्रिएशन हो। वो कर्ज असना का प्रोग्राम जो है वो जमात का सबसे ज़्यादा फ्लॉप प्रोग्राम है, सीधी सी बात है। उसके बराबर अब अमीर जमात जिसको चाहे दे देता, वरना नहीं। ये भी है, कोई मुस्तहिक बुनियाद नहीं है कि कोई मुस्तहिक है तो उसको दो। ये तस्वुर ही ख़त्म हो गया। सवाब दी थे अमीर जमात की, कराची का हो चाहे जिसको देना चाहे दे, ये है, बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैंने कहा ना, मेरिट को खात्मा कर दिया है जमात ने। महमूद साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, इसके बावजूद कि आपका जमात से ताल्लुक़ है, इसके बावजूद कि आप माशाल्लाह आपने जमात के लिए काफ़ी काम किया, काफ़ी अपने जैसे मुसलसल लिखी है, और दूसरी आपकी जो आने वाली है। बोलने से रुकता नहीं, मुझे परवाह नहीं है, वो मुझे कोई नहीं देंगे, मुझे परवाह नहीं जी। लेकिन आपने बड़ी हिम्मत से काम किया, जो आज इतनी खुल के बातें की हैं, और हम में से किसी मुझे लिखने नहीं दे रहे जो हकीकत है जिससे इन्हें फ़ायदा होगा। देखिए, जमात और मौलाना मौदूदी के बारे में पूरे मार्शे में देवबंदियों ने और हरी पगड़ी वालों ने बेतहाशा झूठ और बोहतान तराशी की है, जो जिसमें ज़्यादातर झूठ है। फील्ड वर्क की ज़रूरत है, लेकिन कारकुन मेहनत ही नहीं करते, इसलिए कि कारकुनों का ख्याल करने वाले लोग ख़त्म हो गए। सारा मतलब आपको सांस घुटती भी महसूस नहीं होती अगर आपसे कोई लिखने से रोके कि ये मत लिखो? बिल्कुल घुटन हो रही है, नहीं लिखने देते। अब उम्मत वाले या दूसरे जब मैं लिखना चाहूँ तो वो खुले मेरे है, लेकिन वो फिर जमात की पाबंदी है कि आप कहीं और नहीं लिखेंगे, और ख़ुद लिखने भी नहीं दे रहे सच को। तुम में हिम्मत हो तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप ना कहते वही शादी कर लो। मेरा ख्याल है मैं वो सब वक्त आ गया है। मैं मैं ये मुकम्मल कर दूं, ये तारीख का ये हिस्सा जो मेरी जिम्मेदारी है,
मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, मैंने लिख के दे दिया है कि दिसंबर के बाद मैं जमात छोड़ दूंगा। इंशाल्लाह अल्लाह आपको क्यों, देखिए हम सब का जो रास्ता है वो है अल्लाह की, बिल्कुल अल्लाह की रजा। देखिए ये सारे रास्ते हैं, ये इस्लाम नाफिज तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये अपने लोगों से इंसाफ नहीं कर पाते, नाजायज़ खा रहे हैं, नाजायज़ जो रिश्वत जिसकी तो इज़्ज़ो मंतशा है वो तो ज़िल्लो मंतशा है, अल्लाह ज़िल्लत और अल्लाह के हाथ में है। तो रिश्वत लेने वाला भी और देने वाला भी, नारे जहमत क़ुरबा परवरी जितनी इस वक्त जमात में है, शायद ही किसी के भाई अलग बड़ी बड़ी पोस्टर पर लगा दिए अमीर जमात जिसको चाहें। मेरा ख्याल है कि आपने बड़ी हिम्मत से काम लिया और ये बातें तो सच्ची कही और ये कि करनी भी चाहिए। मेरा ख्याल है कि उन तक पहुंच जाती है मेरी बातें जो मैं करता हूँ ना जी लेकिन मैं और मेरा ख्याल है कि आपकी ये बात सुन के और भी ऐसे जमात के मुखलिस लोग जो कि जमात हैं लोग, महमूद परवेज साहब थे डॉक्टर जो मारे गए, आपको याद होगा, वो बड़े बहुत बहादुर आदमी थे, मुजाहिद थे वो, जो सूबाई असम्बली काफ़ी लोगों को एमक्यू वालों ने मारा है और ये किया है। नज़ीर शहीद साहब थे, बड़े बहादुर आदमी थे, जो उसके उनके दौर में खड़ ने मरवाया उन्हें, समझे। मेरे ख्याल है गुफ्तगू बड़ी तवील हो रही है और मुझे नहीं अंदाज़ है कि आप इतना तल्ख बैठे होंगे और तल्खी का एक हक भी है कि अपने आंखों के सामने ऐसा कुछ देख रहे हैं। मैं दिल पे जब्र करके जाता हूँ जमात, सही सही बता रहा हूँ आपको। इंशाल्लाह एक दफ़ा आप हिम्मत कर लें और लिखने पढ़ने का काम करें, खुद से करें और अपने ज़मीर मैं दोबारा अपना करूँगा। मैं तो लिखना, मुझे पढ़ना लिखना भी आता है, पढ़ना दूसरों के लिए मैंने बहुत कुछ लिख के दिए हैं। आप यकीन कीजिए मैंने लोगों के PhD के मकाले तक लिखे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप माशाल्लाह उम्र के इस हिस्से में बेहतर ये है कि आप जो इसको छोड़ें इसको और अपने ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहें। आपका ज़मीर मैं अभी अपना ज़मीर की आवाज़ पहुँचा तो देता हूँ, लेकिन ये लोग नया नाम तो देते हैं राइटर, लेकिन ये है कि उस पर कोई अमल दरामद नहीं है। मतलब ये कि लिखने नहीं देते जी। जो अहम मौजू है, ये इससे जमात ही को फ़ायदा पहुँचेगा कि अगर ये हम एनालिसिस कर लें, ये तर्जिया कर लें कि जमात इस्लामी का वोट बैंक क्यों कम हो रहा है, समझे, तो इससे फ़ायदा ही पहुँचेगा जमात को, लेकिन नहीं करने देंगे। मेरा ख्याल है अब हम इस गुफ्तगू यहीं पे रोकते हैं और मैं बहुत खुशी है मुझे इस बात पे, हालांकि जमात से मेरी बहुत एफिलिएशन है। जो जमात के लिए हमदर्द थे और हैं, और जो इस्लामी जमीयत तलबा में थे जो लोग, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जमात के लिए, लेकिन अब जमात के लोग जो हैं नंबर 2 लोग छा गए हैं पूरे पाकिस्तान। तो मैं ख्याल इसको अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह से मुलाकात है। कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इजाज़त चाहता हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़।